लेवल पे अपने स्टेट में आप देख लो, जिनके पास कोई मतलब प्रशासनिक अनुभव नहीं था, उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। जब लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है कि सीबीआई जांच करानी है, उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें लाठी चार्ज करवा दिया। जितने एग्जाम आज तक हुए हैं, एक नेक्सस बन गया है फिर राजनेताओं का। आपको मैं, अगर आप 2002 का चुनाव उठा के देखेंगे और 2022 का चुनाव उठा के देखेंगे, लगभग 100-150 लोग जो हैं, यही लोग पावर में। इनका पहले से कमीशन सेट है 10%, 15%, मंत्री का 15%। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड को ठेकेदारों और नेताओं ने ही खाया है, पूरा खाया है। उसको बैकडोर से एंट्री दी गई, तो उसमें तो बैकडोर से एंट्री होगी ना हर जगह। जहाँ मुख्यमंत्री बैकडोर से एंट्री ले रहा है, तो बॉबी कुमार से खतरा है मतलब सर। बॉबी कुमार से खतरा है, उसने हिला दी पूरी। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें देखोगे तो हिंदी को डिग्रेड करना है, चाहे बॉलीवुड मूवीज के थ्रू आप देखोगे हिंदी को डिग्रेड किया जाए। जितने लोग थे वहाँ पे, सब लोग गमछा पहन के उसी होटल में गए। यही काउंटर हेजेमोनी कि आपको अपनी भाषा में पहले तो गर्व महसूस करना है। अभी आप जोशीमठ में देखो, उसको कह रहे हैं कि ये वामपंथी है, माओवादी है, वो क्या नाम है, अतुल सती को फ्री का राशन फ्री का राशन दिया है। मतलब लोग ऐसा ही कहते हैं उत्तराखंड में। कविता में वही कहा गया कि मतलब नॉर्मल मुसलमान बुरा नहीं है, बाबर बुरा है। गांधी धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी का हर चीज में धर्म है। गांधी राजनीति में धर्म को लेके आए। राम राज्य थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा चरित्र है। एक पारसी का वो था, मतलब होटल जैसा था। तो ये वहाँ उन्होंने कहा कि बताना मत किसी को, मैं पारसी बन के रह लूंगा। अच्छा। तो एक दिन देखते हैं, पता नहीं पूरी भीड़ आई हुई थी इनको मारने के लिए। हिंदू के लिए अनटचेबल जो है, वो पारसी के लिए भी अनटचेबल है, वो मुसलमान के लिए भी अनटचेबल है। वो ऐसा क्या है कि यूपी का अपर कास्ट जो है वो एक लीडर नहीं पेश कर पाया, और उसके कारण ये राज्य को बांटना पड़ा। इसका हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा इलाका है वो अपर कास्ट डोमिनेटेड है। पूरा रेवोल्यूशन को हाईजैक कर दिया बीजेपी ने या कांग्रेस ने। अच्छा। रेवोल्यूशन लाया आंदोलनकारियों ने, या यूकेडी जो भी थी। मतलब हमारे देश में हीरो वर्शिप चलती है ना। अच्छा। क्रिकेट में ऐसे कि एक आदमी हीरो बन सकता है। अच्छा। पंजाब में कुछ है ही नहीं ना। अब जब खालिस्तान करोगे तो खाली तो रहेगा पूरा। जहाँ पे भी ऑर्थोडॉक्सी आएगी वहाँ पे लिबरलिज्म नहीं होगा। जहाँ पे भी पहाड़ी की नौकरी जा रही है। अब सरकार क्या करे, या तो वो रिजर्वेशन लगा दे। भू कानून नहीं, भू कानून तो बल्कि पीछे आने वाली चीज है। और अच्छा, कि हम बार लैंड डिफॉर्म का मतलब है कि ओपन करो लैंड को, किसी चंगुल में रहना लैंड आम आदमी पे जाए। भू कानून आए तो ऐसा आए कि ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। चलो ठीक, तब चेक कर देता हूँ। कर दो। हाँ ठीक है। अबे रोल तो है इसमें, उसमें है रोल पक्का ना? चल ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो बताइए अमिताभ जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। और आप बस कैसे पहुंचे यहाँ तक, अंदर तक? मुझे नहीं है ऐसी। देहरादून के ट्रैफिक में से मतलब बिल्कुल हुआ? ट्रैफिक तो खतरनाक ही है, मतलब देहरादून में ट्रैफिक तो ज़्यादा ही है। देहरादून में है, मतलब कि पिछले 5-6 सालों से हुआ है। क्यों हो रहा होगा, क्या आपके हिसाब से क्या लगता है वो क्यों हो रहा है? जनसंख्या, आप देख रहे हो ना जनसंख्या कितनी ज़्यादा हो गई। पहले तो यहाँ तुम्हें लग रहा है पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, मतलब खेत वेत जंगल थे यहाँ पे। हाँ, मेरे चाचा बताते हैं कि रिस्पना के बाद कुछ नहीं था, धान बोए जाते थे इधर। मतलब ये जो रिस्पना का पुल है ना, जितने पुल है यहाँ पे इस रोड पे, ये सारे अभी बने। पहले यहाँ कॉजवे हुआ करते थे। ये तो बन गया, मैंने सामने बन गया 2 साल में, बना बड़ी मुश्किल से। तो एक और वो खपता है जोगी वाला पे फ्लाईओवर, क्या लगता है? क्योंकि जोगी वाला पे बहुत वो लगता है, शायद से तुम्हारा आना जाना नहीं रहता। एक बनना है उसमें, पर उसमें वो कैलाश हॉस्पिटल वाले का सीन है। वो क्या है कैलाश हॉस्पिटल वाले? बीजेपी के मंत्री का है ना वो। है? हाँ, बीजेपी के मंत्री का है ना। कौन, उत्तराखंड का बाहर का? सेंट्रल लेवल में मिनिस्टर थे वो। अच्छा। तो इसलिए नहीं बन रहा। इसी वजह से एक पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई यहाँ पे, वो वहाँ फ्लाईओवर बनाना चाह रहे थे। क्या उन पूर्व मंत्री का नाम टी से शुरू होता था? अच्छा, कह सकते हैं आप। अच्छा, कह सकते हैं आप। तो इस वजह से फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा, मतलब फ्लाईओवर इसलिए नहीं बन पा रहा कि वो उनका हॉस्पिटल पूरा नीचे आ जाएगा ना उसके बाद। अब तो वो चौड़ा कर दे रहे हैं वहाँ पे गोल चक्कर भी बनाए, तब भी हो सकता है। कुछ नहीं होना गोल चक्कर से, वहाँ गोल चक्कर। आप एज अ सिविल इंजीनियर कह रहे हैं कि एज अ एक्टिविस्ट कह रहे हैं? वहाँ गोल चक्कर कुछ नहीं होना। अच्छा, ठीक। तो और क्या कविताएं लिखी क्या आजकल? नहीं, क्या सुना दो कुछ। हमें बहुत टाइम से मतलब अमिताभ की कविताएं नहीं सुनी की। वही है, कविताएं कैसा है कि कॉलेज में बोलते थे कि कविता अभी कोई मॉडर्न कवि है आज के टाइम पे जो उन बड़े बड़ों को टक्कर दे सकता है, अमिताभ ही है भाई। नाम भी अमिताभ हो गया। हरिवंश राय बच्चन के बाद कोई है कि अमिताभ है कि कोई? चाय आ रही है? चाय आ जाएगी तो चल रहे सर, बोलते चल रहा है, कंटिन्यू करते रहे।
मतलब मैंने ऐसी लिखी थी, मतलब जो मॉडर्न आपका ये राजनीतिक वो भी है, उसके हिसाब से मैंने एक कविता लिखी थी कि देश वर्ग की कौन सी वाली, मतलब देश के ऊपर है। हाँ देश मतलब एक राज्य की राजनीति, राज्य और दोनों पे है, मतलब दोनों एज अ राजनीति। हाँ बता। एक मतलब कविता है कि पांडु के वन गमन पर सिंहासन पर बैठते हैं कार्यवाहक धृतराष्ट्र, जिनकी अंधी दृष्टि देती है जन्म दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को। कहीं आप भी तो अपने पांडुओं को भेजकर वन नहीं सौंप रहे सत्ता की चाबी उन अंधे शासकों को, जिनके शासन में राज्य लक्ष्मी का होता है हरण और जनता भोगती है युद्ध के अनेकों दंश। बढ़िया बढ़िया। मेनली ये कि राजनीति में जो भी व्यक्ति आगे जा रहा है, अक्षम व्यक्ति, मतलब उतना सक्षम व्यक्ति नहीं, सक्षम तो बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है, सक्षम व्यक्ति सक्षम व्यक्ति ज़्यादा टिकते भी नहीं है राजनीति और टिक नहीं पा रहे, लीडरशिप में। कहीं भी लीडरशिप आप देखोगी सेंट्रल लेवल पे, अपने स्टेट में आप देख लो, जिनके पास कोई मतलब प्रशासनिक अनुभव नहीं था, उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। धामी जी है, जैसे धामी जी तो मतलब समझ हार सकते गए हो, थे, उनको चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। हाँ चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और फिर भी सीएम बन पा रहे हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कि उत्तराखंड के अलावा तो कहीं होता नहीं होगा ये। कहीं नहीं होता। आप या तो मतलब आप देखो यहाँ पे क्या हालत है अभी, अब पिछले जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है अभी, हाँ 8 और 9 फरवरी, मतलब लगभग वो दिन याद दिला दिया हमें जब हमारे राज्य का निर्माण हो रहा था। उस समय मुलायम सिंह यादव मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, उसी तरह का कोई एक कदम था सरकार का। तो वो तो बहुत दमनकारी कदम लगता है मेरे को सरकार का। बच्चों पे वो लाठियां जो चला दी थी उन्होंने उस दिन, वो बहुत दमनकारी और तानाशाही तो है ही। मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस के उससे देखें तो सरकार मतलब अल्टीमेट पावर लोगों की है। अब जो लोग चाह रहे हैं वो आप करवा क्यों नहीं रहे हैं? जब लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है कि सीबीआई जांच करानी है, उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें लाठीचार्ज करवा दिया। अच्छा। अरे जो उत्तराखंड के नहीं है, उन छात्र नहीं है, उनको पता नहीं होगा, तो इसके बारे में बता दीजिए कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है। उत्तराखंड में लगभग अगर आप पिछले 25 साल के कोई भी एग्जाम निकालोगे, सारे बिके हुए हैं। जैसे कि जितने एग्जाम आज तक हुए हैं, एक नेक्सस बन गया है लोगों का, अच्छा फिर राजनेताओं का। आपको मैं अगर आप 2002 का चुनाव उठा के देखेंगे और 2022 का चुनाव उठा के देखेंगे, लगभग 100-150 लोग जो हैं यही लोग पावर में हैं। अच्छा, उनका पावर का ही एक चैम्बर आपस में घूम रहा है। वो चाहिए क्या? दे दे। ठीक। अच्छा, तो मतलब ये 100-150 लोग जो हैं उन्होंने स्टेट पे कब्जा किया। उन्होंने वही दो पार्टियां आपस, दो पार्टियों में भी लोग वही हैं। हाँ, पार्टी चेंज होगी, लोग वही हैं। अभी आप चक्राता की सीट देख लो, गुलाब सिंह प्रीतम सिंह पारिवारिक सीट है। मुन्ना सिंह चौहान वही लड़ रहे, 2002 से वो आज तक वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये डोईवाला में त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके करीबी बृजभूषण गैरोला। काशीपुर में हरवेंद्र सिंह चीमा, उनके बेटे। द्विपक्षीय मुकाबला है, मतलब सेम आदमी, पारिवारिक सीट है। देहरादून कैंट की सीट 30 साल से एक ही परिवार के पास है। कौन, मुझे इस बारे में क्या, कौन है? हरवंश कपूर। अच्छा, हरवंश कपूर, हाँ। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे विधायक बन गए, हरीश रावत, विजय बहुगुणा और ये भुवन चंद खंडूरी। और मातवर सिंह खंडारी जी के भी बदले थे। हाँ 4 हो गए हो तो। अच्छा, तो इसका मतलब पेपर से कैसे लेना देना है, पेपर लीक और वो सब जो नेक्सस बन गया ना, फ्यूडलिज्म चल रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर आपने क्या किया, फ्यूडलिज्म शुरू कर दिया। अब इनके गुर्गे हैं, अब इनको कमाना है पैसा, तो इनका हर, जैसे पेपर तो एक तरीका है कमाने का, पेपर में तो एक जगह करप्शन हो रहा है। अब इनका क्या है कि जैसे पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है, इनका पहले से कमीशन सेट है 10%, 15%, मंत्री का 15%। अच्छा, मंत्री के गुर्गों सबके हैं, उसके गुर्गे हैं, उसको ऐसे अधिकारी चाहिए उसका काम करा सके। जब उसको ऐसे अधिकारी चाहिए जो काम करा सके, किनको रखेगा अंदर पे? तो इसलिए जो पेपर पहले जो लीक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि इनको अपने लोग सेट करने हैं वहाँ पे। हर आदमी का अपना एक सिस्टम है। अब दरोगा भर्ती देखो 2015 की हरीश रावत की, 10-12 लोग बाहर हुए उसमें, अभी सब बाहर होंगे। अच्छा, हाँ, अब एक पौड़ी में कॉलेज है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज है एक पौड़ी में। हाँ हम आपको पता ही है कि वहाँ क्या होता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड को ठेकेदारों और नेताओं ने ही खाया है, पूरा खाया है। और मतलब बाहर से बुला के भी खिलवाया है, जमीनें बेच, बाहर से ही चल रहा है सर पूरा। आप देखो कि राज्य बना ही शायद दिल्ली से चलाने के लिए। अच्छा,
शुरू से ही कमान वही रही है, मतलब कमान वही local रही नेता है। हो कि वही power व्यक्ति तो- मुख्यमंत्री बनेगा जो पपेट है, अच्छा। कोई पार्टी हो। हाँ। धामी जी मेरे को लग रहा है सीएम इसीलिए बन गए कि मतलब सेंटर में थी उनकी कौन जानता था उनको? हाँ, राज्य लेवल पे तो कोई जानता नहीं कोई नहीं जानता था उनको। उनके खटीमा वाले नहीं जानते होता, खटीमा वालों ने खुद बाहर कर लिया उनको। खटिया वाला। अब जिस राज्य में मुख्यमंत्री 2 बार पास होगा, पेपर लीक हुआ जिसका, उसको बैकडोर से एंट्री दी गई, तो उसमें तो बैकडोर से एंट्री होगी ना हर जगह। जहां मुख्यमंत्री बैकडोर से एंट्री ले रहा है तो हर जगह बैकडोर से एंट्री होगी। बैकडोर एंट्री से याद आया मेरे को कि विधानसभा में भी अभी 228 उसमें मेरे अपने जीजा जी थे, मैं बताऊं आपको, लगे हुए थे? लगे हुए थे। अच्छा। वो गोविंद सिंह कुंजवाल गांव के थे वो। चाहे उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा लेकिन सिफारिश तो करी था। हाँ। गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने 300 वोट से चुनाव जीता था 2017 का, 300 वोट से। अच्छा। अब जो 300 वोट से चुनाव जीतना है उसे, आप समझ लो कितना क्लोज वहां पे कॉन्टेस्ट रहता है। अल्मोड़ा की जितनी सीटें होती है, तो उसने वहां पे अगर 100 लोग भी लगा दिए अपनी विधानसभा के, तो उनके परिवार वालों ने वोट दे जिता दिया उसको। उससे पहले यही काम बाकी विधानसभा अध्यक्षों ने किया, शुरू से ही चल रहा है। आप चले जाओ यहाँ पे सरकारी कॉलोनी चले जाओ, ऑफिसर्स कॉलोनी देहरादून में, अच्छा। वही भरे पड़े हैं लोग। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। और फिर मतलब और भी भर्तियां हुई, जैसे अभी वीडियो वाला था। वीडियो वाला आप देख लो क्या हुआ वीडियो वाले में। उसमें मैंने टॉपर का इंटरव्यू देखा। 3 तारीख को बॉबी पवार को अरेस्ट करवाया, 5 तारीख को पेपर लीक कराया, फिर छोड़ दिया 6 फिर 6 तारीख को छोड़ दिया। ठीक है, हमारा अभी काम तो फिर अरेस्ट करवाया बॉबी पवार को। जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ, अगले दिन पुलिस का रिजल्ट निकाल दिया, क्योंकि उसमें धार ली थी ना पूरी। तो बॉबी पवार से खतरा है, मतलब सर बॉबी पवार से खतरा है, उसने हिला दी पूरी। उसने हिला दिया, हिला दिया। उसने कांग्रेस को भी हिला दिया। वो प्रीतम सिंह ने खतरा बन गया जौनसार में। हाँ, प्रीतम सिंह और दोनों के। प्रीतम सिंह आया था उस दिन 9 तारीख। उसको भगा दिया था वहां से। अच्छा, उनके समर्थकों ने भगा दिया था। अच्छा, तो मतलब बहुत उबाल था उस दिन 9 तारीख। उस दिन बहुत उबाल जा नहीं पाया था, लेकिन मैं गया था उस दिन, उबाल बहुत था उस दिन। गुस्सा था उस दिन बहुत, और युवाओं में गुस्सा मतलब बहुत टाइम बाद निकला था। मतलब अभी तक बहुत सारे मुद्दे विवाद सो ही रहा था, मतलब कितने सारे मुद्दे आप देखो ना। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसमें सीबीआई जांच नहीं करी, इन्होंने जाके सबूत नष्ट कर दिया। उसके बाद ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, विधानसभा भर्ती हो रही है, सारी माफिया ही राजा बने। माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया से लेके सारे माफिया राजा है। कुछ चिरान करने वालों को क्या बोलते हैं, उसके माफिया अलग चल रहे हैं। वही चीज है। हाकम सिंह इस मामले में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। हाकम सिंह देखो, इनके ये हाकम सिंह जैसे हर एक का हाकम है यहाँ पे। हर ब्लॉग में एक हाकम सिंह है, सबके हाकम है, आप देख लो ना। अच्छा, सब लोगों के एक हाकम है। तो मुझे मतलब काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, इसलिए लगा क्योंकि उसके नाचने गाने में काफी रुचि थी। मैं तो म्यूजिक वीडियो देखे उसके 2-3। वो नेताओं को नचा ही रहा था। अच्छा, नेता भी घूमना चाहते थे। अच्छा, तो उसका तो मतलब बाकी बराबर नाटी कर रहा था ऊपर अपने उसमें। वही चीज है। अच्छा, तो हाकम सिंह ऐसा था कि हाकम सिंह पेपर लीक नहीं कराता था। हाकम सिंह पैसा लेके अंदर देखता था जो भी है। ये विधानसभा में तो पेपर ही नहीं हुआ। वो पूरा ही वहाँ पे निकाल दिया उन्होंने। तो मतलब क्या कुल मिला के खामियां यही है कि अब सब अपने लोगों को घुसाना चाह रहे हैं इस वजह से। सब अपने लोगों को। छोटा राज्य है। अभी थराली में कल 4 घंटे लाइट नहीं थी। थराली में कल 4 घंटे लाइट नहीं थी। देहरादून में देनी है, उधम सिंह ने देनी है। उनको पता है वोट तो बीजेपी को देंगे वो। हाँ, बीजेपी के तो छुटभैया नेता भी ऐसे जीत जा रहे हैं अभी। बीजेपी के छुटभैया नेता है वो भी इसे पल रहे हैं, वो ठेकेदारी करके ही पल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा उनका। चाहे किसी भी पार्टी के, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी के नेता ठेकेदारी पल रहे हैं। उनके कॉन्टैक्ट हैं अंदर से पीडब्ल्यूडी के विभागों में कि भाई हम इन्हीं को देना है, तब इस फाइल पे साइन होगा जब इसको मिलेगा। उसमें से वो आधा कर देगा मंत्री को, आधा कर देगा किसी अफसर को, आधा कर देगा छोटे मोटे नेताओं को, आधा जेईई को देगा। जो सड़क बननी थी 1 करोड़ में, उसमें सिर्फ 20-30 लाख रुपए लगेगा और फिर जल्दी से उठेगी। तो ये इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, इनमें अधिकारियों की तो काफी बड़ी भूमिका होगी। सबकी भूमिका है इसमें, तभी तो पकड़े नहीं जा रहे हो। अधिकारी, मैंने सुना कि जो अभी यूकेपीएससी जो पटवारी लीक पेपर मामला हुआ, तो उसमें उसने कि एई जेई के टाइम पे पैसे लिए थे, वो पेपर वैसा नहीं आ पाया। उसके वसूली के लिए उसने पटवारी का लीक करा दिया। समझो क्या हालत है यहाँ पे। तो बहुत कॉमिक भी है ये, मतलब ऐसे नहीं कि सब लोग खराब है, पर ये जो कीड़े हैं ना, ये अब इनको आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये कौन लोग हैं। ईमानदार लोग भी हैं, तो तैयारी नहीं इनको आइडेंटिफाई करने की। वो बोल रहे हैं कि हम अब नहीं कर रहे हैं सीबीआई जांच। तो क्या आप भी सीबीआई जांच को सपोर्ट करते हो? आप अरुणाचल में देखो ना, सीबीआई जांच तो करा दी उसने, पेमा खांडू ने अभी। हाँ। तो ये क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे? ये तो क्यों नहीं करा रहे? वही डरता है जिसके मन में चोर है वो डरता है। आप करा दो सीबीआई जांच, क्या दिक्कत हो जाएगी? सीएम साहब ने कहा कि वो तो जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद कराएंगे। तो सीबीआई जांच पेपर कब होंगे? पेपर तो कभी खत्म ही नहीं होते ना। आप एक पेपर ही करा दो, बाकी पेपर चलने दो।
सीबीआई जांच ऐसा ना होती कि भाई सीबीआई जांच पूरे स्टेट में आपके घर में घुस के सीबीआई जांच हो जाएगी, जिस चीज़ की सीबीआई जांच कराओगे उसकी तो होगी। सीएम साहब ने कहा कि 5 से 7 साल लगेंगे पूरा करने में, ऐसा होता है क्या सीबीआई जांच के बाद? सीबीआई जांच किसी के पेपर की होगी ना, सीबीआई जांच पूरे राज्य की थोड़ी ना हो जाएगी सीबीआई जांच। वो एक पेपर ही कराएंगे, उसको रोक दो, बाकी तो पेपर होते रहेंगे। वो तो बोलने की चीज़ें होती हैं, रेटोरिक बोलते हैं इसको। मेरे को लग रहा है कि कहीं मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है उत्तराखंड में, बीजेपी में खासकर। किसी पार्टी में नहीं है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सारे हारे हुए नेता यहाँ पे। और अच्छे नेता थे, उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। वो चले गए। सतपाल महाराज थे, उनको सतपाल महाराज हैं अच्छे नेता, लेकिन उनको अभी पार्टी एक्सचेंज कर दी, तो मतलब उनका पर्सनैलिटी और लीडरशिप है उस लेवल की कि वो बन सकते सीएम। लेकिन अब तो दल बदल दिया, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में आने वाले 20 सालों में कोई जगह होगी। 20 तक हो रहेंगे, मतलब रहेंगे नहीं, वो 70 के हो गए अब तो, 20 में तो पता नहीं हो राजनीति में यार। लेकिन वो मेरे को काफ़ी करिश्मेटिक व्यक्ति लगते हैं सतपाल महाराज जी। वो बन जाते तो ठीक रहता ना, उनके पास उनको करप्शन करने की जरूरत नहीं ना उनको, उनके पैसा बहुत है पहले से ही। आध्यात्मिक गुरु भी हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ है आध्यात्मिक गुरु? मतलब मुझे सुना है मैंने उनके बारे में कि आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन कहाँ, मतलब आश्रम वगैरह कैसे वाले आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब किस तरह के? कुछ पता है आपको? उनका वो है ना क्या मतलब, ये कौन सा था इनका, इनके पिताजी भी थे, उसके बाद इन्होंने उनकी विरासत को आगे लेके गए। इनके एक भाई भी थे, प्रेम रावत थे इनके एक भाई, वो पहले बने थे इनके, मतलब इनके पिता के बाद प्रेम रावत बने थे। अच्छा अच्छा। फिर प्रेम रावत ने शादी कर ली थी विदेशी एक महिला से। अच्छा। तो उनको वो कर दिया होता ना, निष्कासन, घर निकाला वो टाइप का। तो वो अमेरिका में अभी वो करते हैं, इनके पिता के बाद अमेरिका में उनका है। और यहाँ पे ये देखते हैं सतपाल महाराज। इनकी एक बहू भी है वो जो उसमें आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखना होगा आपने। अच्छा अच्छा। मोहिना। ठीक ठीक ठीक। उसमें उस एक्ट्रेस थी वो, यहाँ आ गई, वो भी यही काम करने लगी। ठीक है, तो हमने अब जब आप आ रहे थे इससे पहले हमने सोचा कि आपकी कुछ पोइट्री है पुरानी वाली, उस टाइम पे जब हम कॉलेज में रिकॉर्ड किया करते थे, तो एक बार इसको देख लेते, तो हमें काफ़ी मजा आ रहा था। तो एक बार चला दें, उनको दिखा दें, बाकी ऑडियंस को भी दिखा देंगे। नहीं बंद कर दिया क्या? नहीं। ये तो ऐसी सन्नाटा और हंसी। अंकल आप तो आ जाते हैं हर संडे, डरती हूँ आपकी हंसी से। न जाने कब किधर कैसे ये हंसी मेरी नसों से सारा खून चुलेगी। मुझे डर है कहीं वो खून के धब्बे बाहर सूरज की तरह न चमके। ये ऑडिटोरियम आते थे, मेरे स्तनों पर आपके छोड़े हुए निशान कपड़ों को फाड़ के बाहर ना आए। ये मेरे चेहरे का डर, मेरे माथे पे पसीने की बूंदे कहीं सारी सच्चाई न कहती। अंकल आप तो आ जाते हैं हर संडे, पर डरती हूं आपकी आहट से। न जाने कब ये आहट मुझे किसी सन्नाटे में ढकेल दे। आपकी हंसी कानों में किसी फोड़े की तरह जम गई, उबड़ खाबड़ नन्हे पर्वत जैसी। हर रोज उसकी जलधारा मुझे खून से भिगो देती। मैं गंदी और बदबूदार हूं। ये पीठ पर नाखूनों के निशान चढ़ते हुए अब मुंह को ढकने लगे। अंकल डर लगता, बहुत डर। डरती हूं किसी कार की पिछली सीट पे बैठी, डरती हूं किसी सुनसान गली में जाते, डरती हूं कि कहीं सन्नाटों में दबी हुई मेरी चीख गूंज ना उठे, डरती हूं कि कहीं अंधेरे कहीं मम्मी पापा को जाके सच्चाई ना बता दे। मैं तो चुप हूं अंकल, पर डरती हूं कहीं ये सन्नाटे आपकी हंसी और मेरी चीख सारी सच्चाई ना कह दे। तो पोइट्री के बारे में बताइए, कब लिखी थी आपने, कैसे कैसे लिखी थी, किस मेंटल स्टेट में लिखी थी और क्यों लिखी थी, मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी? तो मैंने कर ली थी मतलब उसमें तो ये तो ऐसी लिखी थी। एक दिन ने बुलाया था सर ने, वाले सेमवाल सर ने। अच्छा। प्रवीण सर ने बुलाया था, तो उधर थर्ड ईयर के हॉस्टल में आए थे हम आप लोग। तो आप थर्ड ईयर में रहते केदार में? हाँ थर्ड ईयर में था। हाँ थर्ड ईयर केदार में थे आप? आखिरी की बात है, थर्ड ईयर में। हाँ उत्तराखंड में उस टाइम में शराब बैन हुई थी, इतना याद है मेरे को, मतलब। हाँ शराब उसमें बैन हुई थी 2-3 जिलों में। हाँ जहाँ यात्रा चलती थी, रुद्रप्रयाग आप जहाँ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बुलाया गया था। तो थर्ड ईयर में ऐसी सर ने कहा था, कल आया था, मैंने कहा थोड़ा सा, मैंने सोचा था इस पर ठीक मुद्दा रहेगा ये। थोड़ा ऐसी रात को लिखी मैंने, कुछ आइडिया नहीं था मुझे उस समय क्या करना है, मतलब अगले दिन था, हमें भी क्या ही पता था क्या है ये, कभी देखा भी नहीं था। फिर अगले दिन ऐसी वहाँ लिखा, थोड़ा ऑडिटोरियम आते हुए रास्ते में थोड़ा ऐड करते करते ऑडिटोरियम में बैठ के थोड़ा करके बस बोल दिया, इसलिए एक बार में बोल दिए। अच्छा। कई बार चीज़ें ऐसा ना एक झटके मुझे ठीक रहती हैं। हाँ वो बेस्ट ज़्यादा सोचा नहीं इसमें, ज़्यादा जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, जैसे कई बार बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस था ये ज़्यादा, उसमें इसमें सोचा नहीं था ज़्यादा।
लेकिन आपकी डिलीवरी इसमें बहुत भयंकर है, मतलब डिलीवरी एक कट में हुई थी ये। हाँ, ये भी मतलब बाद में मतलब फिर से लगता एक नहीं हो है कि गया था। आपने एक आध दिन पहले लिखी होगी, आप ऐसा एक लगता है कि आदमी बहुत उससे टाइम से लिखी- बोलना चाह रहे हैं आधे इससे। घंटे में लिखी थी। अच्छा, तो मतलब ऐसा लगता है आप बहुत टाइम से बोलना चाह रहे थे इस पोएट्री। नहीं ऐसा नहीं था, तो उसी समय लिख दिए। हाँ। वो टाइम ऐसा था कि वो अपना बढ़िया चल रहा था, अपना अपनी ब्रांच जीती थी, आपको याद होगा, गूंज जीती थी। हाँ 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 बस पॉजिटिव टाइम था बहुत, हाँ हाँ, उस टाइम जिस टाइम तुमको मूवी में लिया था वो मूवी भी मतलब जीती सब थी। सही चल रहा था हाँ, उस हाँ, समय। हाँ, तो हाँ। ये था कि चलो अब अच्छा एंड हुआ ये उसका 2017 का। तो आपकी भी जितनी भी पोइट्री सुनी है इनमें सबसे सिंपल पोइट्री यही है मेरे हिसाब से, तो ना, और बाकी भी बहुत बैंगर पोइट्री हैं जो मेरे को सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगती है और आज तक मुझे समझ में नहीं आ पाई। ये हो है, इसका नाम है बदसूरत। एक बार ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ मैं ना। कैसा होता अगर ये पहाड़ इतने उबड़ खाबड़ न होते, अपने कुरूप विकृत रूपों से लोगों को न डराते, अपनी अनंत गहराइयों में मौजूद मौत को न दिखाते। कैसा होता अगर मैदानों के ऊपर मौजूद ये पहाड़ हर पल अपने होने का एहसास न कराते। शायद वैसा ही जैसा मेरे ना होने पर होता। मेरा ये चेहरा तुम्हारी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रहा होगा। मेरी आवाज हर पल तुम्हारे कानों को चोटिल कर रही होगी। मैं तुम्हें किसी दानव की तरह भयानक लगता हूंगा। तुम्हें मुझसे रिश्ते हुए खून और मवाद की गंध आती होगी। तुम मुझे किसी काल कोठरी में अकेला छोड़ देना चाहते होगे, पर याद रखना मैं अभी तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। उन्हीं ऊंचे पहाड़ों की तरह जो तुम्हारे मैदान और घाटियों से दूर अकेलेपन में अब भी सीधे खड़े हुए हैं, जिनके शरीर पर तुमने हथौड़ों से लाखों चोटें मारी हैं, जिनके आंसू तुम्हारे मैदानों की प्यास बुझा रहे हैं। पर तुम्हारी बेशर्मी तो देखो, तुमने उन आंसुओं को भी मैला कर दिया। मेरा यह अस्तित्व हर पल तुम्हें अखड़ता होगा, जिसके चेहरे पर तुमने हथौड़े से लाखों चोटें मारी हैं, जिसकी आंखों से बहते हुए आंसू तुम्हारे मैदानों की प्यास बुझा रहे हैं। पर तुम्हारी बेशर्मी तो देखो, तुमने उन आंसुओं को भी मैला कर दिया। मेरा अस्तित्व हर पल तुम्हें अखड़ता होगा। मेरे हर पल जीने में तुम्हें फांसी के फंदे से घुटन महसूस होती होगी, पर याद रखना मेरी रीढ़ अब भी तुमसे ज्यादा सीधी है। मेरे चेहरे के दाग, मेरा मटमैला रंग, मेरा भयानक रूप तब तक जिंदा है जब तक मैं जिंदा हूं। तुम मुझे नकार तो सकते हो, पर मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। तो ये पोइट्री है, मैंने सुनी थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आती मतलब किस बारे में लिखी गई है। एडिटिंग 2 बार हो गई ना इसमें। हैं? इसके एडिटिंग में थोड़ा वो था, क्या था? एक चीज 2 बार आ गई थी बीच में। अच्छा, तो मतलब किस संदर्भ में लिखी गई थी? सुंदर पहाड़ का संदर्भ है इसमें। अच्छा, ये पहाड़ बात कर रहे हैं। हाँ, पहाड़ बात कर रहा है। अच्छा, किससे? कैसे वो अलग थलग पड़ा हुआ है, अच्छा, भयानक है वो, हाँ हाँ, और कुरूप है। और वो कह रहा है कि मैं उसके आंसू निकल रहे हैं, उस आंसुओं के भी इन्होंने, उन आंसुओं को भी मैला कर दिया इन्होंने मैदानों में। तो मतलब ये तो पहाड़ और ये सब तो फर्स्ट लेवल की है, लेकिन पहाड़ को किसकी तरह दिखाया गया, मतलब ऐसा कुछ है कि पहाड़ को एक बदसूरत, थोड़ा अजीब सा, गंदा सा, अलग थलग पड़ा हुआ है, इसमें लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। उस व्यक्ति में पहाड़ अपनी पीड़ा बता रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, यही मेन था इसमें। तो ये पोएट्री कब लिखी थी, मतलब क्या सोच के लिखी थी, मतलब किस अब सोच क्या लिखना ऐसे लिख देते हो क्या हैं? सोचना है कि रोज और भी चीजें हैं, अब लिखने को लिख ही दिया कि यहाँ पे मतलब बोलना ऐसे है। कैसे लिख ही दिया मतलब अच्छा, ये हो गया। तो ये कौन कौन सा रस है इसमें? तो बहुत सारे रस हैं, वीर रस है, बीभत्स रस है, कौन कौन से रस है इसमें? इसमें पीड़ा का रस है, पीड़ा का रस है। अकेलेपन की पीड़ा का रस है इसमें, अच्छा। पहाड़ की। क्या ये मतलब आपने खुद के लिए लिखी है? कह सकते हैं खुद के लिए। खुद के लिए लिखी है, मतलब खुद को आप, मतलब मैं वही तो कह रहा था, पहाड़ के नीचे क्या है? पहाड़ के नीचे मतलब आप पहाड़ की, आप समझो ना, पहाड़ अलग पड़ा हुआ है, बाकी समाज अलग पड़ा हुआ है, उससे हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, उसको जाके हम उसमें अपना चीज़ें जो हैं ले रहे हैं, लेकिन हम उसको अलग थलग छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब खुद को मतलब समाज से अलग मानते हैं? हाँ, कि उस टाइम पे रहे होंगे, मतलब हो सकता है रहे होंगे, हैं? रहे होंगे। सबकॉन्शियस से निकली होगी ये। चलो बढ़िया। और सबसे बेस्ट पोइट्री कौन सी लगती है आपको अभी तक? सबसे अभी बेस्ट सुना दो कोई है तो, अगर लिखी हुई तो। सबसे बेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब मेरे बच्चे हैं मतलब हैं? सबको बराबर प्यार करता हूँ। अच्छा, तो यार पोइट्री कब लिखी थी आपने सबसे पहले? सबसे पहले ऐसी लिखी थी कॉलेज आने से पहले के टाइम पे लिखी होगी। अच्छा, 11वीं 12वीं में? पर मेन ऐसा कि मतलब कविता लेखन में ऐसा होता है ना कि आपको जितना पढ़ोगे आप उतना बेहतर चीज़ें बेहतर होती हाँ, वो तो लिखने का ही पूरा है, या फिर मूवीज बनाने का भी है कि अगर अच्छी जैसे आप मूवीज बना रहे हैं हाँ, आप, तो आपके लिए बहुत मूवीज देखनी पड़ेगी अच्छी। आपको पहले देखनी पड़ेंगी बहुत लैंग्वेज सारी। समझने जैसे के लिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर है, हाँ हाँ हाँ, तो उसने लिखी है, क्या नाम है उसका,
जीशान कादरी। जीशान कादरी ने। तो सिटी ऑफ गॉड देख के उसको आया था। सिटी ऑफ गॉड देख के वो अनुराग कश्यप के पास लेके गए थे। हाँ, तो मतलब आपको भी पोइट्री की लैंग्वेज समझनी पड़ती है, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे फिल्म का है, तो किसी ने 2000 फिल्में देख ली तो उसे फिल्म का लैंग्वेज, उसे ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं, उसे पता है कि कब क्या होना है हाँ ना। जैसे मतलब हम हिंदी लैंग्वेज, हमें हिंदी में ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, व्याकरण, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा हिंदी पढ़ ली बचपन में। तो वैसे वाला सीन है मतलब। तो आपने मतलब बहुत सारे पोइट्री, कौन है फर्स्ट आपका ईयर में पढ़ता रहा मैं, मतलब फर्स्ट ईयर में मैं जब क्लास में, अब क्या क्लास में कुछ समझ आना था। हाँ, गुरदौड़ी बॉयज क्या ही होता था, गुरदौड़ी वो की क्लास होती थी तो कुछ समझ तो आ जाता, तो वही पढ़ लो, टाइम वेस्ट ना करो मतलब अपना। तो उससे आपको लैंग्वेज पता लगेगी। जैसे पहले जो लोग बहुत बड़े शायर वायर बने होंगे, वो बहुत सारे इवेंट्स में जाके बैठे होंगे, देखा होगा उन्होंने, तब जाके वो 1 2 3 साल लगे होंगे, तब लिखना शुरू किया होगा। तो इस तरह से आप, जैसे वो आपने वाला एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, उसमें लास्ट में एक वो आती है, लास्ट में एक कविता आती है ना। हाँ, जब वो उसकी शादी हो रही होती है उसकी एक्स की। हाँ, तो इस तरह की अब वो लिखने में वो आपको अजीब सी लगेगी, मतलब ऐसे अगर आप, ये कविताएं वैसी नहीं है कि आपको मतलब कि यूपीएससी वालों के ऊपर डाल दो। नहीं कवि सम्मेलन में नहीं चलेगी ये कविताएं। अच्छा अच्छा। जैसे कुमार विश्वास दिखता है आपको, वो सुनने में अच्छी लगती है, वो म्यूजिक पर वो कविताओं का वो बेस उतना स्ट्रांग नहीं कुमार होगा। विश्वास का तो उसको कभी कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला होगा कुमार विश्वास को। हाँ, पर लेकिन मैंने एक सुनी थी यार, मैं बहुत इमोशनल। कौन सी वाली? 1 घंटे का था उसका, ललन टॉप का कुछ यार। ललन टॉप पे कि मतलब वो वही था कि शिव का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, शिव क्यों है। शिव ये नहीं कि तुम भांग पी रहे हो तो इसके लिए इस पे शिव है। डिस्कस करते हैं थोड़ा, कविताओं में करते हैं। हाँ, कविताओं पे ही तो उसका ही था मतलब ना। तो अच्छा, तो आपके वजह से कुमार नारायण की थी वो कविता शायद। अच्छा। जो लास्ट में आई थी एस्पिरेंट, कुमार नारायण की कविता अच्छी है। हाँ। और बहुत सारे, जैसे एक केदारनाथ अग्रवाल की है कविता, आपने सुनी उनसे, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। अच्छा। लोहे जैसे गलते देखा, ढलते देखा, चलते मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। अरे वाह। इस तरह की छोटी छोटी कविताएं कई बार, जैसे शायद केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी कि काश दुनिया तुम्हारे हाथ की तरह नरम और मुलायम होती। अच्छा। अरे भाई, है ना। हाँ, ये तो भयंकर है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, मतलब अपने आगे मंगेश डबराल हो गए, वीरेंद्र डगवाल, डबराल, सॉरी, चप्पल और भात मंगलेश डगवाल बोल रहा हूँ। मंगलेश डगवाल तो वही है, चलो अच्छा क्या। अभी उनकी डेथ हुई थी एक आपके डबराल जी के यहाँ, ये शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी, हाँ। और उत्तराखंड से सुमित्रानंदन पंत हो गए। तो बहुत बड़े, हाँ, वो तो बहुत बड़े छायावादी कवि हैं। तो क्या होता है छायावाद? मैंने सुना है छायावादी कहने में। इतना मुझे नहीं पता। अच्छा, जब शौक क्या है तो हाँ, तुमने अध्ययन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अभी। अच्छा, साहित्य में मतलब नहीं है, बस लिख लेते हो आप। अब नई हिंदी अलग आ गई ना, ये सब चीजें। ये पुरानी हिंदी की, पुरानी हिंदी है, नई हिंदी में ये सब, ये हिंदी तो बहुत चेंज हो गई है। फायावाद वायावाद अब नहीं होता चल रहा। अच्छा, आपने एक स्टेटस डाला था कि किसी अखबार का, हाँ, उसमें वो लिखा हुआ था कि हिंदी में ही लिखा हुआ था, देवनागरी में लिखा हुआ था, लेकिन 60% शब्द उसमें अंग्रेजी के थे। हाँ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लैंग्वेज के साथ प्योरली? मतलब वो ये कि एक ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस मॉडर्निज्म वाली डिबेट आ जाएगी इसमें। शब्द कहाँ से आपके लेकिन इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है इंग्लिश, जैसे मैं भी पेनिट्रेट बोल रहा हूँ, मैं भेद नहीं बोल रहा हूँ उसको। ग्लोबलाइजेशन आ गया ना। अच्छा, लेकिन किसी और कंट्री में इतना नहीं दिखाई देता है जितना हमारे देश में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब आप बाकी लैंग्वेज देखोगे तो आप, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। जापान में भी है, हर जगह है, सब अंग्रेजी शब्द घुसे रहते हैं, पहले भी थे ही। अंग्रेजी में भी हिंदी के शब्द होंगे। कर्म, कैश शब्द तमिल का है, कैश। हाँ। अच्छा, ऐसे जंगल हो गया, वो भी इंग्लिश में आ गया। जंगल इंग्लिश में आ गया, पैजामा, हाँ। बाजार उर्दू का है, जैसे कि अरबी का है। अब उर्दू बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड है, उर्दू जो लैंग्वेज है वो इंस्पायर्ड है इंग्लिश से। अच्छा, जैसे बेटर का बेहतर आ गया। हाँ। और आपका ये क्या होता है, फिलोसफी का फलसफा बोलते हैं उसको। अच्छा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफिया। हाँ। उसके ऐसे शब्द नहीं, उसमें सीधे इंग्लिश से उठाए उन्होंने। अच्छा, क्योंकि उर्दू के डेवलपमेंट में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल था। उर्दू तो बस भारत और वहीं बोली जाती है। पहले फारसी बोली जाती थी, बाद में उर्दू आई। फारसी अरबी ये थी। उर्दू तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड है, बहुत लेट आई उर्दू। हाँ, हाइब्रिड है थोड़ी सही से। उर्दू मतलब ऐसी भाषा थी, इसको कैंप लैंग्वेज थी ये। अच्छा, कैंप लैंग्वेज मतलब जो इनके कैंप्स होते थे तुर्कों के, उसमें बोली जाती थी कि लोकल्स के साथ ये बात कर सकें। मेनली ये लोग फारसी बोलते थे। ये कहावत चलती थी पहले इंडिया में, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब क्या था? कुछ नहीं आता था उसको फारसी सीख लो तो नौकरी मिल जाएगी। जैसे आजकल कुछ नहीं आता था, इंग्लिश सीख लो, कुछ तो मिलेगा। उस समय भी निकल गया। उस समय ऐसा होता था फारसी सीख लो। अच्छा, जैसे अब इंग्लिश में कह रहे थे आपकी और शब्द जो है
कर्म का कर्मा बन गया, लेकिन हाँ। राम का रामा बन गया, योग का योगा बन गया, उन्होंने योगा, ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि हमारी जिम्मेदारी थी इस चीज़ को रोके कि भाई उनको सही करेगी। इसको इसका एक टर्म है हेजेमोनी का होता है, मतलब एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, अगर आपने मार्क्सिज्म को पढ़ा होगा, मैंने कार्ल मार्क्स को ही पढ़ा है। कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा आपने, कार्ल मार्क्स पे डिस्कशन करते हैं इसके बाद। पहले एंटोनियो ग्रैम्सी जो है ये नियो मार्क्सिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो ग्रामसी जो है ये बताता है कि जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कब्जा कर लिया तो आप सुपर स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन था वो केवल उन देशों में आया जहाँ, मतलब मार्क्स ने कहा था कि मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन उन देशों में आएगा जहाँ पे कैपिटलिज्म पूरे से डेवलप्ड है, लेकिन आया नहीं कभी, ना यूएस में आया, ना यूके में आया, इंग्लैंड में आया, कहीं नहीं आया, फ्रांस में भी नहीं आया, कहीं नहीं आया। वो आया रशिया में। रशिया में तो कैपिटलिज्म था ही नहीं, एग्रीटेरियन था, मतलब हाँ। खेती होती। ऐसी चाइना भी एग्रीटेरियन था। चाइना और भी खत्म था, चाइना में तो, रशिया में भी फिर भी कुछ था, यहाँ तो और भी नहीं था। पर ऐसा क्यों हुआ? ग्रामसी ने इसको जानना चाहा, बहुत सारे स्कॉलर आए, उन्होंने जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ आया और यहाँ नहीं आया। तो जो स्टेट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपेक स्टेट, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट स्टेट। तो ओपेक स्टेट में आपको स्टेट का सही कैरेक्टर पता नहीं होता, और ट्रांसपेरेंट स्टेट में आपको पता होता है कि स्टेट एक्सप्लॉयटेटिव है, मेरा शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ चलो। तब इसके लिए कार्ल मार्क्स एक शब्द यूज करता है, क्लास इन इटसेल्फ बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ। मतलब जब क्लास इन इटसेल्फ ये ऐसे कि जिसको पता है कि हम एक क्लास है, लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ वो तब बनेगी जब हाथ में हथियार लेके स्टेट के खिलाफ यूज कर देगी। अब ऐसा क्यों हुआ कि रशिया में आया और यहाँ नहीं आया? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट को ओपेक बनाती हैं, स्टेट का रियल कैरेक्टर छुपाती है? वो होता है सिविल सोसाइटी आपकी, जैसे मीडिया हो गया, चर्च हो गया, रिलीजन हो गया। आज आप इंडिया में देख रहे हैं रोज रात को 9 बजे कुछ लोग आके बताते हैं कुछ चीजें, ध्रुवीकरण हो रहा है, डीएनए बनाते हैं, चाहे वो रवीश कुमार है चाहे वो सुधीर चौधरी, दोनों एक ही काम, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, एक ही, उनको पता है उनकी ऑडियंस क्या है, वो कोई सच नहीं बोल रहे हैं, और दोनों खुद को मतलब अनबायस्ड मानते हैं। अनबायस्ड बोल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि दोनों अनबायस्ड है। बल्कि एक कार्ल मैनहेम नाम के एक स्कॉलर है, उन्होंने बताया कि कोई भी नॉलेज जो होती है वो एक पर्टिकुलर क्लास की होती है। जैसे कैपिटलिज्म है तो लिबरलिज्म है तो कैपिटलिस्ट क्लास की, वही लिबरलिज्म वो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। और ऐसी सोशलिज्म है तो पुअर्स की है। ऐसे इंडिया में आप देखोगे तो हिंदू धर्म जो है वो अपर कास्ट ब्राह्मणों की नॉलेज है वो। अगर आप ये जो बहुजन समाजवादी जो चीज़ है वो दलितों की है। सच्चाई किसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस वो ऐसा है कि मतलब वो बस बताया गया, एक नॉलेज क्रिएट की जाती है। इसमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ग्रामसी ने बताया था कि जो स्टेट को ओपेक बनाते हैं ये इंस्टीट्यूशन बना देंगे ओपेक। अब वहाँ रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आता कि ये लोग अपनी पावर को जो मेंटेन करते हैं वो हेजेमोनी के थ्रू मेंटेन करते हैं। ये लोग मतलब कौन, जो जितने भी कैपिटलिस्ट होते हैं, अच्छा, तो ये लैंग्वेज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, जैसे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अब काले को नीचा दिखाना है। ऐसी आप बाकी चीजें देखोगे तो हिंदी को डिग्रेड करना है, चाहे बॉलीवुड मूवीज के थ्रू आप देखोगे हिंदी को डिग्रेड किया गया, उर्दू को उठाया गया, क्योंकि उर्दू एलीट की लैंग्वेज थी। ये भी सच है, एलीट की लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू है, इंग्लिश है, एलीट की लैंग्वेज है। ऐसा कोई खराबी नहीं उर्दू में, पर उर्दू एलीट की लैंग्वेज है। तो ऐसे ही आपका साहित्य के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, तो इस चीज़ों से क्या किया गया, उसको दबाया गया। क्योंकि उनको पता था अगर ये पुअर्स राइज करे, पुअर्स की लैंग्वेज हिंदी है, अगर वो अपनी लैंग्वेज में उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो स्टेट के खिलाफ रेवोल्यूशन लाएंगे। तो उनको उनका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए क्या किया कि उनको नीचा दिखाया। यही चीज़ आपकी और जगह आएगी। तो ग्रामसी इसे बताता है कि आपको काउंटर हेजेमोनी बनानी पड़ेगी। अच्छा, यानी आपको एक तरह से अपने लाइक माइंडेड में गर्व लेना पड़ेगा। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में आप देखोगी, आजकल जो चल रहा है, मतलब इंडिया में आप देखोगी अगर ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी है कि कास्ट सिस्टम है, दलित सबसे नीचे है, तो दलित अपनी एक काउंटर आइडियोलॉजी बना रहे हैं कि भाई नहीं कि हमें सबसे, हम लोग ऐसे, हमें मूल निवासी हैं, हाँ मूल निवासी हैं, मूल निवासी, बहुजन हिताय है, बहुजन सुख है, ये है आर्यंस इन्वेजन, वो सब, ये सब कुछ सच्चाई कुछ नहीं है किसी में, लेकिन वो काउंटर हेजेमोनी। ऐसी हिंदी को अगर आगे आना है तो उसको काउंटर हेजेमोनी बनानी पड़ेगी। ऐसी नीलोत्पल मृणाल अभी गए थे एक दिल्ली के अंदर एक उसमें, अच्छा, कैफे में, तो वहाँ गमछा पहन के उनको, गमछा पहना था उन्होंने, तो उनको बाहर निकाल दिया था। अच्छा, तो अगले दिन जितने लोग थे वहां पे सब लोग गमछा पहन के उसी होटल में गए। यही काउंटर हेजेमोनी है कि आपको अपनी भाषा में पहले तो गर्व महसूस करना है, हर जगह उसी को बोलना है, और ऐसा दिखाना है कि हमारी भाषा ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी भाषा वीक है। तो ऐसा मुझे लगता है गढ़वाली के साथ भी हुआ है, होना चाहिए। और बहुत ज्यादा गढ़वाली के साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे लोग खुद गढ़वाली नहीं बोलते, आप गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, तो कुमाऊनी तो और यहाँ गढ़वाल में तो फिर भी बोल देते हैं। कुमाऊं में तो मैंने देखा नहीं कि आपस में दोनों लोग बाहर, जैसे दिल्ली में मिलेंगे, देहरादून हल्द्वानी में मिलेंगे, मतलब बड़े बूढ़े तो बोलती है, बड़े बूढ़े तो बोलते हैं, लेकिन वो तो एक जनरेशन वो तो गई, धीरे धीरे उनका हिंदीकरण हुआ, और हमारे टाइम पे तो हम बिल्कुल आता ही नहीं है। पहले हिंदी की बनेगी, फिर उसके बाद आगे अंग्रेजी आएगी। हाँ, वही चल रहा है।
जिसको पावर मेंटेन करनी है वो इसी तरह से पावर मेंटेन करेगा। जब तक अंग्रेजी नहीं चलेगी आपके शौक नहीं बदलेंगे। अंग्रेजों ने 1835 में मैकॉले का कमीशन आया था। अगर आपको अब आप अगर अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो आप अंग्रेजी गाने नहीं सुनोगे, आप अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनोगे, आप धोती कुर्ता पहनोगे। अब ये कपड़े जो हमने पहने कहाँ अंग्रेजों के कल्चर से हम इंस्पायर्ड नहीं होंगे। डेट कल्चर वो कैपिटलिस्ट के पास है। तो सारी चीजें बिजनेस है। आप अगर मैं एक चीज बताऊं, जो ये सेम सेक्स मैरिज है, ये क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि कैपिटलिज्म को हेल्प नहीं करता। आज के टाइम पे तो आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चा पैदा कर दोगे। मिडिवल टाइम पे आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। बच्चा पैदा नहीं होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। बच्चा पैदा नहीं होगा तो उसका बर्थडे भी नहीं होगा, उसकी शादी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और तो पैसा वो वैलेंटाइन भी नहीं मना पाएगा। नहीं, तो पैसा कहाँ से होगा? मेरे वैलेंटाइन और ये सब भी, दिवाली को भी बहुत ज्यादा कैपिटलाइज कर दिया गया। कैपिटलिज्म होली को कि होली पे गिफ्ट दो, दिवाली पे गिफ्ट दो, बर्थडे पे गिफ्ट दो, न्यू ईयर पे गिफ्ट दो। न्यू ईयर पे आप वो करोगे, न्यू ईयर पे आप सेलिब्रेट करोगे क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चल रही है अमेरिका वहां से। अब दिवाली में हमारे लोकल आदमी को काम मिलता है तो पटाखे मत फोड़ो। पटाखों में क्या आपको लगता है दिल्ली वालों को बैन कर लेना चाहिए था? केजरीवाल पटाखों को मतलब इम्पैक्ट ही नहीं है पटाखों का। नहीं है। जितना इंडस्ट्री चल रही है, जितना वो बाकी चीजों से प्रदूषण फैल रहा है, वो बंद करो ना पहले। पटाखे एक दिन में बंद करके क्या हो जाएगा? एक दिन का पोल्यूशन इतना तो होगा नहीं कि वो साल भर चल जाए। हाँ मतलब कम करना चाहिए अपने हिसाब से तो उसको। ईवी का भी कुछ लाए थे वो, ईवी से भी मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग टर्म में इतना कुछ हेल्प होगी ईवी से, काफी हेल्प होगी। लेकिन ईवी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घुसाना चाहिए ना लोग। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब जैसे लिथियम मिला है अभी हमारा इतना ज़्यादा, उससे हमारी बैटरी में, लेकिन हमारे पास लिथियम तो मिल गया हमें, उसको प्यूरीफाई करने की रिफाइनरी नहीं हमारे पास। रिफाइनरी भी बन जाएगी लिथियम। अभी एक बन रही थी गुजरात में, वो बनी नहीं आज तक, हमें कुछ है ही नहीं। अभी हमको उसको बाहर भेजना पड़ेगा, वहाँ से रिफाइन करके। अभी कच्चा माल मिला है, मतलब कच्चा माल है अभी, मतलब पर ये है कि हम सेकंड नंबर पे आ गए वर्ल्ड में। अच्छा, ऐसा कच्चे माल में। और मुझे लग रहा है चाइना तभी इधर को आ रहा था कि लिथियम है भाई जी, लिथियम चाहिए अपन। लिथियम बहुत जरूरी चीज़ है और उनकी तो पूरी लिथियम पे देश चल रहा है। हाँ, हम जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, DJI कोई भी कंपनी है, सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, आपके वो देख लो, इसकी बैटरी, कैमरे की बैटरी, उससे आपकी फ़ोन की बैटरी, सब चाइना ही बना रहा है। 80% लिथियम आयन बैटरीज चाइना की हुई है। सारी चीज़ें कैपिटलिज्म की है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे सारी चीज़ें कैपिटलिज्म की है। कोई भी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की है। अच्छा, और आइडियोलॉजी पे सब चीज़ चलती है। कम्युनिस्ट को छोड़ के, मतलब सोशलिज्म, कम्युनिज्म भी आइडियोलॉजी है। नहीं, पर कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी नहीं है ना। नहीं, एक कैपिटलिज्म अलग है, ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म का मतलब ये नहीं कि उसमें कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप चाइना को देख लो ना। लोगों को लगता है कम्युनिज्म का मतलब कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे इंडस्ट्री के, क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा, वो एक सिंगल आदमी लेगा। अच्छा, और उसमें क्या होगा कि वो ग्रुप लेगा एक, उसमें कम्युनिटी बेस्ड फैसले लिए जाएंगे, लोगों के पास ओनरशिप होगी, बस ये अंतर है। कब आपके हिसाब से क्या लगता है कि कम्युनिज्म क्यों चल नहीं पाया ज़्यादातर कंट्रीज में? मतलब इंडिया में बात करते हैं पहले। इंडिया में, हाँ, इंडिया में क्यों नहीं चल पाया? इंडिया में मेन वही है ना, रिलीजन से अलग उत्तराखंड नहीं चल पाया। उत्तराखंड कभी चल नहीं सकते यहाँ पे, कम्युनिज्म कभी नहीं आ सकते हैं। अभी आप जोशीमठ में देखो, उसको कह रहे हैं कि ये वामपंथी है, माओवादी है। वो क्या नाम है, अतुल सती को। अच्छा, कॉमरेड अतुल सती। हाँ, उनके बारे में सुना है मैंने। यहाँ इतना इन्फ्लुएंस है ना रिलीजन का। कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अगर आपको लोगों को पहले ये रिवॉल्ट करवाना है किसी भी लोगों को, तो सबसे पहले उनकी सारी बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी। बेड़ियां क्या है उनकी? हमें क्या रोक के रखा है? धर्म, कास्ट, ये आपका राष्ट्रवाद, हाँ, ये सारी चीजें हमें रोक के रखी हैं। बस उसका ये मानना है, ये सब फॉल्स कॉन्शियसनेस है, उसने कहा है। ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा, इसलिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया था इन्होंने। हाँ, ये क्या था, मतलब दुनिया भर में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने के लिए एक ही। ये लोग राष्ट्रवाद में बिलीव नहीं करते, राष्ट्र की बाउंड्री बिलीव नहीं करते, इनके लिए सब एक है। अच्छा, कि एक मतलब दुनिया भर के वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तो हमें खोने को कुछ नहीं है, बस चेन्स तुम्हारी खो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कार्ल मार्क्स, इनका राष्ट्रवाद में बिलीव नहीं करते कार्ल मार्क्स। तो ये मतलब इतने ज़्यादा कैपिटलिस्ट के एंटी क्यों थे कि कैपिटलिस्ट को मार दो, से वो है ना, एलिटिस्ट को गिरा दो। अब देखो क्या है, कैपिटलिज्म शुरू में जब आया तो कैपिटलिज्म रेवोल्यूशनरी था पहले। अच्छा, कि भाई इंडिविजुअल राइट्स दो, लिबर्टी दो। सबसे पहले 1917 में हुआ था। नहीं, कैपिटलिज्म आया था 16th-17th सेंचुरी। नहीं, पहला कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन तो यहाँ लेनिन का आया था 1917 में। हाँ, कार्ल मार्क्स मरे थे 1883 में। हाँ, कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के, फिर वो फ्रांस गए, फिर वो फ्रांस के बाद इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में खत्म हुए। इंग्लैंड में उनके साथ एक फ्रेडरिक एंजल्स थे, उनके दोस्त, उन्होंने उनकी किताबें लिखी, उनके साथ मिलकर। दो मेन वो है,
तो कैपिटलिज्म क्या करता है कि अब एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो गया था कैपिटलिज्म में कि मतलब लोगों की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये जो वर्कर्स है उसको खाली इतना ही पैसा देंगे कि अगले दिन वो काम पे आ सके, इतना पैसा कोई सरप्लस नहीं रख रहे हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्कर्स का जो सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट जो है वो अपने पास रख लेता है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता कि उसने रिस्क लिया है, उसने अपनी लैंड लगाई है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके पास भी उतना परसेंट होना चाहिए। इसका क्या रिस्क लिया है उसने, लेकिन काम कौन कर रहा है उसकी फैक्ट्री में? काम वर्कर कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है। और वो इन्वेस्ट कहाँ से लाया? वो भी तो लोगों से ही लाया हो। हाँ अच्छा, वो पर उसको इससे चलो इन्वेस्ट भी किया उसने, इसका मतलब थोड़ा कि लोगों का एक्सप्लॉइट करेगा वो। अंततः लोग ही तो उसको बना रहे हैं, उसका जितना भी प्रोडक्शन है खा भी लोग ही रहे हैं, यही वर्कर उसका सामान भी तो लेंगे। हाँ, जो पैसा इनको दे रहा है इसी से वो सामान लेंगे, वापस पैसा उसी पे आएगा। तो इनके लिए कुछ कर, इसका एक ऑल्टरनेटिव है वेलफेयर स्टेट। अच्छा, वेलफेयर मिडिल पाथ है इसका, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करो, टैक्स करो रिच को, उस टैक्स से सरकार कुछ पॉलिसी प्रोवाइड करे, जो आजकल मेरे हिसाब से काफी चल रहा है। केजरीवाल कर, बीजेपी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जीती उत्तराखंड में इसी वजह से, क्योंकि देखो मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन आम जनता में आप सुनने को मिलेगा कि क्यों जीती थी बीजेपी थी, कि बीजेपी ने फ्री का राशन दिया। मतलब लोग ऐसा ही कहते हैं, उत्तराखंड में जीतना नहीं था कि अब लोग खेती नहीं कर रहे कि घर में फ्री का राशन, तो क्या मतलब बीजेपी मतलब एक तरह से सोशलिस्ट पार्टी हो गई ना, थोड़ा थोड़ा। सोशलिस्ट नहीं है वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म में नहीं, सोशलिज्म अलग है। अच्छा, वेलफेयर स्टेट अलग है। अच्छा, सोशलिज्म में ऐसा है कम्युनिटी ओनरशिप होती है, वेलफेयर स्टेट में ओनरशिप वैसी रहेगी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन नहीं गवर्नमेंट के पास नहीं, इंडिविजुअल के पास रहेगी। गवर्नमेंट उसको टैक्स करेगा, उस पैसे में से वो करेगा हेल्प। अच्छा अच्छा। सोशलिज्म में क्या होता है कि ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है या लोगों के पास रहती है, पूरी सारी प्रॉपर्टी, देश की सारी प्रॉपर्टी। एक्सट्रीम सोशलिज्म कम्युनिज्म होगा जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी। जब तक कैपिटलिज्म नहीं होगा, जब तक ओनरशिप प्राइवेट नहीं होगी, क्लास नहीं बनती है। क्लास तभी बनेगी जब ओनरशिप प्राइवेट आ जाएगी। और जब स्टेट, कम्युनिज्म में स्टेट भी नहीं होता है। अच्छा, उससे एक्सट्रीम लिबर्टी मिली। स्टेट बोले तो राज्य नहीं होगा उसमें, राष्ट्र क्या, जो गांधी का भी यही था। गांधी भी एनार्किस्ट है, गांधी स्टेट को खत्म करने जा रहा है। गांधी अनार्किस्ट थे? गांधी एनार्किस्ट थे। अच्छा। और अंबेडकर ने कहा है गांधी के लिए, ग्रामर ऑफ एनार्की उनकी स्पीच थी एक। गांधी के जो मेथड यूज किए गांधी ने, वो इंडिपेंडेंट इंडिया में यूज नहीं होने चाहिए। अच्छा, जैसे ये नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब ये सब यूज नहीं होना। ये एनार्किस्ट है। गांधी स्टेट को खत्म करना चाह रहे हैं। गांधी ने स्टेट नहीं होना चाहिए। गांधी जी मतलब डार्क नाइट के अच्छे विलेन बन सकते थे, जो करके अनार्किस्ट हो रहे। आपके कार्ल मार्क्स भी अनार्किस्ट हैं, वो भी स्टेट को खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन स्टेट खत्म हो जाएगा तो क्या केओस नहीं होगा हर जगह? अराजकता, केओस होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। तभी तो अनार्किस्ट है। अच्छा। अनार्किज्म का भी अलग ही मजा है ना, उसका अलग मजा है। ऑर्डर का भी क्या, कब तक ऑर्डर में रहेगा? तो अब कार्ल मार्क्स की बात होगी, रिलीजन, तो रिलीजन पे आपने एक पोइट्री लिखी थी, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, हमें वो डिलीट करनी पड़ी थी जी। तो क्या अभी हम उसे चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं। आपकी परमिशन हो तो चला देते हैं। आप चला लें उसको। इसका आपने रिलीजन, इसका नाम था राम और बाबर। कुछ उसे आत्ताई कहते, कुछ कहते हत्यारा। किताबों ने पहला बादशाह बताया, टीवी ने बताया फसादी और पापा ने लुटेरा। वो आया टकबक घोड़े पर और कचबच कचबच काटे हिंदू। उसने लूटे शहर, तोड़े मकान, जलाए मंदिर। कोई कहता वो पीता इंसानी खून। उसकी तलवार पर लिखा था अल्लाह और कहा खुद को रसूल। और मौत पर जश्न मनाता और कहता बदल देगा दुनिया। मैंने पूछा अब्दुल असलम कासिम वारिस से, आखिर कौन था बाबर? वो हंसे धीरे से, फिर रोए याद कर 6 दिसंबर। उन्हें याद है आत्ताई, जिनके हाथों में तलवार नहीं त्रिशूल थे और बदन पर अल्लाह की जगह लिखा था राम। उनके रथ कुचलते मासूम, कमंडलों में था रक्त और आंखों में एक ही शिकार, मुसलमान। मैंने पूछा अब्दुल असलम कासिम वारिस से, आखिर कौन था बाबर? उन्हें याद नहीं बाबर, याद है तो अंधेरी गलियां, खून के धब्बे और नाम पूछकर गोली मारने वाले लोग। उन्हें याद है बहरी सरकारें और हर वो सड़क जिसके आखिर में खड़ा हुआ आदमी नाम पूछे ना पूछे धर्म जरूर पूछेगा। वो सिहर उठते हैं याद कर वो दिन जब पैसा कीमती था इंसानी जानों से, जब भूल गया आदमी बंद कर अपनी आत्मा किसी अलमारी में, और जब खेतों में अनाज की जगह उग रही थी इंसानी दिमाग में नफरत, जब मुल्क को बनाकर कोठा तवायफ की तरफ की इंसानियत, जब नंगे बदन भूखे बिलखते बच्चे और अजली लाशों को देख हंसी सरकारें, जब बीच बाजार उठा भाईचारे का जनाजा और गंगा जमुनी तहजीब पर मूतने वाले कोई और नहीं हम तुम थे।
मैंने पूछा अब्दुल असलम कासिम बारिश से क्या उन्हें याद है बाबर। वो बोले अच्छा है बाबर दफन नहीं हिंदुस्तान की धरती पर, घर होता तो खुद फेंक आते उसे बाहर और बता देते दुनिया को ये मुल्क बाबर का नहीं राम का है। तो ये पोइट्री पे भी उस टाइम पे काफ़ी चर्चाएं हुई थी और मतलब मुझे ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगती है। मतलब मुझे कई बार आपका वो वाला कि कतई एक राइट विंग वाला आ जाता है इसमें, और इसमें मैं समझ नहीं पाया इस पोइट्री को। चुनाव से पहले थी नहीं, कौन सी थी? बीजेपी से पैसा मिला था आपको? बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया था आपके लिए? क्या 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 थी इसकी स्टोरी? मतलब स्टोरी कुछ नहीं है ऐसी, मतलब ऐसी थोड़ी कोई लिख देता है इतनी वो सब। आप तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे लिख, ऐसा कुछ भी कहाँ होता है? कॉमन मैन को फर्क भी नहीं पड़ता ना ऐसे। आप देखो बिल्किस बानो का केस, आप देखो क्या हुआ अभी। बिल्किस बानो वाला केस, उसका गैंग रेप हुआ था ना। अच्छा, उसके गैंग रेप करने वालों को छोड़ दिया अभी। अच्छा, क्यों? अब क्यों का जवाब क्या है? मुझे इस बारे में पता नहीं है। 2002 में गैंग रेप हुआ था ना उसका, उसके अंदर गुजरात में। अच्छा, तो अभी उसके गैंग रेप करने वालों को बरी कर दिया। अच्छा, तो इस कविता में वही कहा गया कि मतलब नॉर्मल मुसलमान बुरा नहीं है, बाबर बुरा है। अच्छा, लेकिन अगर इंडिया में क्या होता है कि वही है कि मतलब जो कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं वो भड़काएंगे कि हम ये हैं वो हैं, फॉल्स कॉन्शियस है, उनको पावर मेंटेन करनी है अपनी। उनका धर्म बहुत स्ट्रांग है, तो आसान से बरगला जाते हैं वो लोग। उनका धर्म काफ़ी स्ट्रांग है, धर्म का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है मुस्लिम सोसाइटी में। बस वही है कि मतलब उससे वो बरगला जाएंगे, नॉर्मल आदमी को फर्क नहीं पड़ता। पर यह है कि वही चीज़ अब हिंदुओं में करने की कोशिश हो रही है। कल आप वही चीज़ देखो कि खालिस्तान, कल आप देखो क्या हो रहा है खालिस्तान, वही चीज़ वहाँ पे हो रही है। हिंदू राष्ट्र बना रहा है कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहा है, कोई सिख राष्ट्र बना रहा है। ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है, मतलब एक्शन का रिएक्शन है, मतलब सब चीज़ें, मतलब एक एक्सट्रीम में जाएगा तो दूसरा भी बहुत मुस्लिम एक्सट्रीम में जाएगा तो हिंदू भी एक्सट्रीम में जाएगा। इसमें भी ऐसा है कि मतलब वही है कि उस दिन बाबर तो ये था कि लेकिन जिन्होंने मारा वो लोग तो बुरे ही थे। चाहे राम मंदिर बनना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके बाद दंगे हुए वो गलत है। इसमें कहीं दंगों की भी एक इमेज दिखाई जाती है इस पोएट्री में। दंगे नहीं होने चाहिए, तो ऐसे कि मंदिर बनाना ठीक ही है। वही चीज़ है कि हम अभी बात कर रहे थे कि अम्बेडकर वाला, इस संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके चीज़ें हो तो अच्छी रहती हैं। अच्छा, अम्बेडकर की आज सुबह सुबह मैंने ऑडियो बुक पढ़ रहा था उनकी जीवनी की। आपने कहा था कि अम्बेडकर बात करेंगे जी, तो उन्होंने अपना ब्राह्मण नाम अपनाया था, ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको क्या लगता है? ब्राह्मण नाम का कंट्रोवर्सी है उसमें भी, ब्राह्मण नाम है कि नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गाँव का नाम था उनका, ऐसा कुछ इस पे था। अच्छा, पर वही है कि अब आप इस देश में गांधी को गाली दे सकते हो, अम्बेडकर को दे दो कि दिखाओ, फिर उसके बाद क्या होगा आपका देख लेना आप। है ना? तो मतलब गांधी जी और अम्बेडकर जी की शुरू से ही मतलब नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? मुझे इस बारे में ज़्यादा आप स्कॉलर हैं, आप इतनी इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपने स्टडी किया 2-3 साल, तो मतलब क्यों नहीं बनती थी? मुझे इतना पता नहीं है। ये आपको एक वो देखना पड़ेगा कि एक फिनोमिनोलॉजी होती है कि आप जैसे हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम बाय एक्सपीरियंस समझते हैं। भाई क्या समझते? एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस समझते हैं। तो हम उसको या तो हम ऑब्जर्वेशन समझ लेंगे या हम उसको समझ लेंगे बाय रीज़न। तीसरा होता है एक्सपीरियंस, फिनोमिनोलॉजी। ये हाना अरेंट है, कार्ल जैस्पर्स है, मार्टिन हाइडेगर है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। अब अम्बेडकर आते हैं सबसे नीचे वाले समाज से, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी और उन सब चीज़ों का। और गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक हैं। हाँ, वो थे, गांधी समर्थक थे उसके। गांधी धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी का हर चीज़ में धर्म है। गांधी राजनीति में धर्म को लेके आए। राम राज्य, हाँ, उन्होंने कॉइन किया था राम राज्य का, उन्होंने कि राम राज्य आएगा, स्वराज आएगा तो राम राज्य आएगा। मतलब वो इसलिए कह रहे थे कि वो लोगों को समझा सके आसान भाषा में। पर अम्बेडकर कह रहे थे कि गांधी ने जिंदगी भर उपवास किए, पर कभी अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए उपवास नहीं किया गांधी ने। ऐसा बोला जाता कि दोनों का लक्ष्य की था, रास्ता अलग अलग था। लक्ष्य देखिए, गांधी और अम्बेडकर का थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा चरित्र है। और अम्बेडकर महू में पैदा हुए थे। हाँ, अच्छी एजुकेशन मिली, उनके पिता सूबेदार मेजर थे। अच्छा, लेकिन उनकी एक बुक है, आपने पढ़ी होगी अगर, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। शायद से उनकी पहली तो कोई और थी। हाँ, बहुत बुक लिखी उन्होंने। तो उन्होंने इसमें बताया था कि मतलब एक बार वो बचपन में टांगे पे आ रहे थे। अच्छा, स्टेशन पे उतरे वो, तो उनको कोई टांगे वाला तैयार ही नहीं हुआ। फिर दूसरा एक टांगे वाला तैयार हुआ था, तो उसने कहा तुम चलाओगे इसको, मैं चलता रहूँगा साइड में। अच्छा, फिर वो कहीं आके मतलब एक जगह पे रुके थे, वहाँ एक मुसलमान था,
मुसलमान का एक टेंट जैसा था, उसने कहा हम यहाँ रात गुजार लें। तो नहीं, नॉर्मल आदमी था, और टांगे वाले ने कहा तुम कुछ बोलना मत, इसको बोल देना हम मुसलमान हैं। बाद में उसे पता लग गया, इनको भगा दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग किस तरह वहाँ पहुँचे। अच्छा, फिर ये बाद में ये बड़ौदा के राजा से ये पैसे लेके गए थे बड़ौदा बाहर के पढ़ने। हाँ ये वापस आए तो इसमें पीसीएस बने थे वहाँ राज्य के अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो एक इनको कोई पूरे शहर में घर ही नहीं मिला रहने को। हाँ हाँ। और ये उधर रहे थे। एक पारसी का वो था, पारसी इनके दोस्त थे, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया था जिन एक पारसी का वो था, मतलब होटल जैसा था। हाँ हाँ। तो ये वहाँ उन्होंने कहा कि बताना मत किसी को, मैं पारसी बन के रह लूँगा। अच्छा। तो एक दिन देखते हैं पता नहीं पूरी भीड़ आई हुई थी इनको मारने के लिए। हाँ। बड़ी मुश्किल से बच के निकले। ऐसा। फिर ऐसे एक बार एक दौलताबाद के एक फोर्ट में गए थे। हाँ। तो जब ये वहाँ, तो इनको वहाँ पहुँचे तो इनको किसी ने पानी आनी पी लिया होगा वहाँ पे। तो बाद में जब वहाँ के लोगों को पता चला, उन्होंने बोला कि इनको जाने मत देना और देखना है कि कहीं पानी ना पिए। तो अम्बेडकर को ये सब चीज़ें पता चली कि हिंदू के लिए अनटचेबल जो है वो पारसी के लिए भी अनटचेबल है, वो मुसलमान के लिए भी अनटचेबल है। अच्छा। वो हमारे माइंड में चीज़ें हैं। ऐसी एक बार ये बाद में बहुत फेमस हो गए थे, तब ये गए थे किसी गाँव में, तो ये टांगे पे जा रहे थे। तो टांगे वाला आया ऐसे करके, टर्न था, टर्न पे वो टांगा गिर गया और ये नदी में गिर गए थे। अच्छा। बाद में इनको पता चला कि जब मैं आ रहा था तो कोई टांगे वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ हाँ। तो उन्हीं में से कोई आदमी तांगा चला कर खुद इनको ले जा रहा था। तो इन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्होंने करी। एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ। और तब इन्होंने कोशिश की, इनका ये था कि भाई सबसे बड़ा जो अभाव है अनटचेबल्स में वो है कि उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। पूना एक्ट क्या था, मतलब पूना एक्ट में काफी पूना एक्ट ऐसा था कि ये जब 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आया था, तो उस साइमन कमीशन के अगेंस्ट विरोध हुआ इंडिया में, क्योंकि वो ऑल वाइट कमीशन था, सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट के अगेंस्ट था वो। वहाँ इंडियन एक भी नहीं था उसमें एक भी इंडियन नहीं था। फिर इन्होंने ये उसमें इनको भी बुलाया गया था उसमें। अच्छा, अम्बेडकर जी को इनसे ये पूछा गया था कि डिप्रेस क्लास के लिए क्या करना है, क्योंकि इन्वॉल्व थे। इन्होंने बहिष्कृत हितकंडी सभा बनाई थी, इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया था। तो फिर इनको बुलाया गया था, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब दलित को वोट करेगा। अच्छा। अनटचेबल को वोट करेगा। अच्छा। और हर उसमें कुछ मुस्लिम्स को पहले दे दिया था 1909 में मॉडलिमेंटो रिफॉर्म में मुस्लिम्स को दे दिया था। अच्छा। हाँ। और इनको दिया था 1932 के टाइम पे, जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने अपना अवार्ड दिया था, कम्युनल अवार्ड दिया था। तो उसके बाद गांधी बैठ गए थे अनशन पे कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तो अब जब जो लोग हिंदूवादी, दलितों को नहीं आने दूंगा, ऐसा दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, जैसे मुस्लिम अलग है हिंदू से, वैसे दलित भी हिंदू से अलग हो जाता, पॉलिटिकल पावर आ जाती है। अब जो लोग हिंदू गांधी को गाली देते हैं वो ये भूल जाते हैं गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था। हाँ, वो बोलते हैं गांधी से बड़ा हिंदू कोई था नहीं, और वो अनशन में बैठे इसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। अच्छा। और इस बात का भी विरोध करते कि मुसलमान से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ऐसा बोला करते थे कि गांधी जी हिंदू से बड़ा कायर कोई नहीं, ऐसा ही बोला करते थे। हाँ, बोला करते थे, पता नहीं, चलो ठीक है वो सब। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म तो बहुत बाद में अपनाया। जब ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था, उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश करी कि हिंदू समाज को बेहतर कर सके। उन्होंने एक वो महाट सत्याग्रह किया था। पहले उन्होंने गांधी के मेथड अपनाए, तो महाट सत्याग्रह में उन्होंने कहा कि हम लोग पानी पियेंगे। जब उनको समझ आ गया कि ये होना नहीं वाला कुछ, तो 1936 के आसपास उनकी एक स्पीच है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात तोड़क मंडल, लाहौर में गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी। तो तब वो बैन हो गई थी, मतलब उनको बोलने नहीं दिया था, पता नहीं था उनको कि क्या बोलने वाले हैं, तो वो बोलने नहीं दिया था उनको। अच्छा। हाँ, स्पीच की पहले कॉपी उन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस दिया है हिंदू धर्म का। उन्होंने कहा हिंदू धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणवाद है हिंदू धर्म। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो जातियाँ हैं, एक जाति टॉप पे है, बाकी सबका शोषण हो रहा है। हाँ। और मतलब जब तक ये रहेगा तब तक हिंदू धर्म तब तक है जब तक कास्ट सिस्टम है। जैसे कास्ट सिस्टम खत्म, हिंदू धर्म खत्म। तो कास्ट सिस्टम खत्म करने के लिए आपको हिंदू धर्म को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा। बहुत समय तक कोशिश की उन्होंने। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल के ऊपर भी उनका विरोध किया, ये राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय ने। उन्होंने फिर छोड़ भी दिया था अम्बेडकर जी। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया था उनका, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अपनी मौत से कुछ दिन पहले मरे, तो 6 दिसंबर को थे 1956 में। 56 में उससे 2 महीने पहले लगभग बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने। उससे पहले उन्होंने स्टडी भी किया था, और धर्मों से भी उनको वो आ रहा था। सिख धर्म का था कि सिख धर्म में वो नहीं सकते, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, वो तो सारे धर्मों की स्टडी भी किया कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। हाँ, हिंदू धर्म में वो बहुत समय तक रहे, पर उनको लगा कि अब ये चल नहीं पाएगा। कोशिश करी उन्होंने रिफॉर्म कर सके हिंदू धर्म को कास्ट के अगेंस्ट पे। कास्ट का जो था, मतलब वर्ण अलग है, कास्ट अलग है। उन्होंने पूरा उसका एक स्टडी दिया है कि वर्ण क्या होता है, कास्ट क्या होता है, प्योरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो तब तक सही नहीं होगा, तो इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगी, तब तक सही नहीं हो सकता, और वो होगी नहीं। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए इंटर कास्ट मैरिज?
मतलब इंटरकास्ट मैरिज से ही हिंदू समाज एक हो सकता है ना, एक हो सकता है। हिंदू समाज बटा हुआ है बिल्कुल। कास्ट तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज के बेसिस पे ही है कास्ट सिस्टम पूरा, ना होने के बेसिस पे। मतलब आप देखो कि ऑनर किलिंग हो जाती है। ये तो हाँ, अगर कास्ट खत्म करनी है तो इंटरकास्ट ही होना इंटरकास्ट मैरिज के बेसिस पे ये पूरा सिस्टम मेंटेन किया जाता है। और मतलब क्या आपको लगता है कि इंडिया जो आज इतना पीछे है, अभी भी 70 साल हो गए लेकिन इतना कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कास्ट सिस्टम की वजह से काफी कारण। बटे में ना, तो इसका इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने किया, अभी कांग्रेस ने भी किया, सारी पार्टियां करती हैं। और हमेशा से ही जो मतलब बाहर से हारता आया, बाहर वाले लोगों से, आक्रांताओं से, वो इसी वजह से रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यूनाइट नहीं थे सब लोग। यूनाइट नहीं थे हम लोग, बटे हुए, समाज बटा हुआ हमारा। कि उन्होंने कहा कि क्यों ब्राह्मणों की रक्षा करें, ब्राह्मण जब हमें मंदिर में नहीं आने दे रहे। उन्होंने बोला पहले तो मतलब इतना था भी नहीं उन लोगों को, इतने अब जाके थोड़ा समझने लगे। पहले तो इतना था भी नहीं कि मतलब कि ब्राह्मण, उनको लगता था ब्राह्मण ही कुछ अलग है। अच्छा अच्छा। अब तो जाके वो समझने लग गए कि ऐसा किसी, मैं भी यही हूँ, वो भी, वो सभी है। बौद्ध धर्म को स्टडी किया आपने? बौद्ध धर्म को? बौद्ध धर्म थोड़ा बहुत पढ़ा है मतलब। अच्छा, काफी कर्म बेस्ड है मतलब वो? कर्म बेस्ड है। तो बौद्ध धर्म मतलब ऐसे कि इगैलिटेरियन है थोड़ा, रिपब्लिकन, मोनार्किकल नहीं है, रिपब्लिकन है थोड़ा, और नैतिकता पे काफी चलता है। अदरवर्ल्डली है इस, ये अदरवर्ल्डली रिलीजन है, फिलोसफिकल थोड़ा ज़्यादा है उसमें। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 दिसंबर है मेरी तो। 16 दिसंबर? हाँ। तो काला दिन है? काला दिन नहीं है, काला दिन 6 दिसंबर को है काला दिन। 6 दिसंबर है ना। हाँ अच्छा, काला दिन प्लस 10 हुआ आप। काला दिन तो उनके लिए ना, मतलब इंडिया में काला दिन कैसे है? मतलब काला दिवस कुछ मनाया जाता है इस दिन को यार? 6 दिसंबर है, 16 दिसंबर को ब्लैक डे। 16 दिसंबर को तो वो है अरे विजय दिवस। अच्छा तो विजय दिवस के दिन पैदा हुए आप? हाँ। बढ़िया बढ़िया। और मतलब सन पूछना चाह रहा हूँ मैं, सन इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन पे आपने कहा था कि, अच्छा उत्तराखंड। हाँ, तो आपका उत्तराखंड से 97 क्या? अच्छा 97 के आप? हाँ। अच्छा, तो मतलब उत्तराखंड आंदोलन बताइए थोड़ा, कब से शुरू हुआ था, क्या सब शुरू हुआ था ये सब, और कौन इसके कर्ता धर्ता थे? उत्तराखंड आंदोलन भी इसी पे है। मतलब आप अगर उसका वैसे तो देखो, फॉल्स कॉन्शियसनेस तो ये है कि पहाड़ों का विकास नहीं हो रहा था, तो उत्तराखंड आंदोलन कर दिया। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था यूपी द्वारा बहुत ज़्यादा। पर वो मेन उसके पीछे भी एक रियल इशू जो है वो हम भूल जाते हैं। क्या? यहाँ पे भी जाति आती है उत्तराखंड में? बिल्कुल, कास्ट का इशू है। कास्ट के इशू से उत्तराखंड राज्य बनने का संबंध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे मतलब? देखिए, जैसे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? सीएम थे अपने पंडित जीवी पंत। हाँ, पंडित जीवी पंत थे। और उसके बाद उत्तराखंड के इस इलाके से एनडी तिवारी, एक चंद्रभानु गुप्ता भी बने। चंद्रभानु गुप्ता, हाँ, रानी खेत से लड़ते थे। हाँ। एक एनडी तिवारी बने। और आपने बहुगुणा जी? बहुगुणा जी। हाँ। तिवारी के बाद कोई नहीं बना। हाँ, क्यों नहीं बना? 1991 के बाद कोई क्यों नहीं बना सीएम? तिवारी आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं यूपी के। अच्छा, 30 साल हो गए। अच्छा, तो उन्होंने मतलब यहाँ आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से क्यों आया? और यूपी का अगला अपर कास्ट मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से क्यों है? क्यों है ये तो पूछना है, क्यों है? यही सवाल है हमारा। यही सवाल तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यूपी का अगला अपर कास्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से। हाँ। वो ऐसा क्या है कि यूपी का अपर कास्ट जो है वो एक लीडर नहीं पेश कर पाया, और उसके कारण ये राज्य को बांटना पड़ा। इसका हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा इलाका है वो अपर कास्ट डोमिनेटेड है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे ओबीसी केवल 3% है। बाकी जो ओबीसी बनते हैं वो ऐसा करते हैं पूरा जिला घोषित कर दो ओबीसी। हाँ, उत्तरकाशी जिला वो जैसे उसमें तो सभी हो गए ओबीसी। वो ओबीसी अलग है, पर जो ओबीसी वैसे होता है बाय कास्ट है, वो नहीं है हमारे यहाँ, 3% है। अच्छा। तो 1990 के टाइम पे इंडिया में एक मूवमेंट था मंडल वर्सेस कमंडल वाला। हाँ। तो मंडल आयोग के लिए मंडल वाला था कि जातियाँ, और किससे ज़्यादा प्रभावित हो, धर्म से या जाति से? तो फिर दूसरा मंडल में था कि इन जातियों का शोषण हुआ है, ब्राह्मणों ने इनको भी ऐड किया जाएगा आरक्षण में, इनको आरक्षण दिया गया। फिर ये वाली पार्टियां राइज करी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, आरजेडी, आरजेडी वगैरह, ये सब राइज करी और फिर इनकी सरकारें बनी। तो ये 1993 में यहाँ पे आरक्षण लागू करे थे पहाड़ों में। किसके लिए? ओबीसी का। ओबीसी के लिए पूरे स्टेट में कर रहे थे। तो यहाँ के, अच्छा, पूरा स्टेट ओबीसी? पूरे स्टेट में ओबीसी का आरक्षण स्टेट करती है ना गवर्नमेंट, कितना होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये लागू कर रहे थे। तो अपने पहाड़ में तो ओबीसी थे नहीं, तो ये डर से, हम आपको पता होगा हमारे यहाँ डर होता है बाहर वाले आ जाएंगे, बाहरी के डर। तो ये था कि अब जितनी नौकरियां होंगी उसमें सब बाहर वाले आ जाएंगे, यहाँ हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने, हमारे यहाँ के लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाना चाहा। अच्छा। और मुजफ्फरनगर में उनको रोक के फायरिंग वायरिंग और रेप भी हुए थे उस समय, मुलायम सिंह यादव के। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर शायद। क्या फिर लगातार फिर तो प्रोटेस्ट होते गए। और उसने मतलब
थोड़ा भड़काया उस कांड ने उत्तराखंड की आम जनता को। आम जनता को भड़का और दिया उस टाइम पे युवा का बहुत बड़ा युवा था, हर कोई युवा कूद गया था, कॉलेज छोड़ के, स्कूल छोड़ के, क्योंकि नौकरी का सवाल था ना उसमें, नौकरी का भी सवाल था। अच्छा। और फिर कास्ट का सवाल था, आपको पता है कि ओबीसी का डोमिनेशन लग रहा था लोगों के, भी डोमिनेशन होगा। तो मतलब उत्तराखंड के राज्य इलाका पीछे था, ये एक मेन कारण नहीं है इस चीज़ का। देखिए इलाके तो कितने पीछे हैं आज देश में, सबके राज्य बन गए क्या। ये था कि ये कास्ट से भी लिंक्ड है, कुछ हद तक कास्ट से भी लिंक्ड है कि अपर कास्ट डोमिनेटेड इलाका था, राजनीतिक तौर पे इसको अपना अलग करना था। क्योंकि यहाँ के लीडर्स, अब कांग्रेस खत्म हो गई यूपी में, क्योंकि उनके सारे लीडर्स यहाँ से थे, हरीश रावत, एनडी तिवारी, ये सब। हरीश रावत यूपी के टाइम पे काफी बड़े लीडर थे। वो पार्टी अध्यक्ष थे, लोकसभा में विप थे वो। अच्छा। डिप्टी विप थे। हाँ, एनडी तिवारी यहाँ आ गए। एनडी तिवारी यहाँ आ गए, इसीलिए ये बन भी नहीं जाता, क्योंकि नरसिम्हा राव ने, एनडी तिवारी पीएम बनने वाले थे 1991 में। अच्छा। तो वो चुनाव हार गए थे। मेरे ख्याल से इस दाम में ये चुनाव आ रहे हैं अभी। अच्छा। पर उनको दूसरा मौका नहीं मिला, तो वो पीएम नहीं बन पाए, तब पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया था। एनडी तिवारी अपने रंगीन मिजाज के लिए भी बहुत फेमस है। नरेंद्र सिंह नेगी ने उन पे काफी गाने बनाए हैं। क्या ये बात सच रही होगी? मतलब पता नहीं हो तो नरेंद्र सिंह गोरखियों की गोरखानी वो वाली बात क्या सही रही होगी? 2 शादी थी उनकी। अच्छा, फिर भी मतलब तीसरा भी चल रहा था, ऐसा नहीं आ रहा। एक बार आंध्र प्रदेश में पकड़े गए थे वो 3 लड़कियों के साथ। 3 लड़कियों के साथ? कहते हैं ऐसा, मतलब एक बेड में 3 लड़कियां थी, ऐसा उनका। अच्छा, ऐसा किसी ने फैला दिया होगा? फैला नहीं था, वीडियो वायरल हुआ था उनका ऐसा। 3 लड़कियों के साथ? 3 लड़कियों के साथ उनके बेड में थी वो। उस समय उनकी उम्र 80 साल थी शायद। और मतलब उनका कुछ वो भी था कि नाबालिग कोई? वो तो मर गया अभी तो, रोहित शेखर क्या नाम था उसका। अच्छा, मतलब उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे आखिरी तक कि मेरा है। जब और उसका डीएनए टेस्ट हुआ तब उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरा है। भाई साहब, तिवारी जी जैसा। ठीक है। अच्छा, तो नरेंद्र सिंह नेगी को भी इन्होंने अंदर कराने की कह रहे थे कि मेरे पे गाना क्यों बना दिया है। तो मतलब नहीं, आप देखिए ना उस समय अंदर कहाँ हुए वो। हाँ, उस आज के टाइम पे आप सीएम पे गाना बना दो, अच्छा, आप जी पाएंगे। अब सोचिए अनिल तिवारी कितने अच्छे आदमी थे, उनके ऊपर गाना। आप जब ये पॉडकास्ट आएगा मतलब आप भी अंदर होने वाले हो, आप और मैं साथ में चलेंगे, ठीक है? ये कोई ऐसा इतना नहीं, ऐसा हमने कोई गाली नहीं दी। हाँ, मतलब जो है वो बोला है, हमने जो है वो बोला है भाई। धामी जी मुझे को नहीं लग रहा है कि 5 साल तक पूरा टिक पाएंगे। पता नहीं 1 साल टिक पाएंगे। 1 साल में टिक पाएंगे? यहाँ कोई ऐसा डर नहीं। आप देखो त्रिवेंद्र रावत जी पे कितने लोगों ने क्या क्या किया। हाँ। आज खुला आम बोलते हैं लोग। वही चीज़ है। अपने राज्य में वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं है। अपने राज्य में बहुत छूट मिली है लोगों को। युवा भी मतलब इतना एक्टिविटी नहीं है। अब यूकेडी को क्या, आपको राज्य बनने में यूकेडी का कितना योगदान था? योगदान तो काफ़ी था, काफ़ी योगदान था, लेकिन वो उत्तराखंड पूरा रेवोल्यूशन को हाईजैक कर दिया बीजेपी ने या कांग्रेस ने। अच्छा, रेवोल्यूशन लाया आंदोलन या यूकेडी जो भी थी। उसके बाद अब क्या बोलते हैं, अटल जी ने बनाया। अच्छा, यही तो बोलती भी जो अटल जी ने बनाया, ऐसा बोला याद है। अच्छा, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संभालेंगे। तो आपको क्या लगता है यूकेडी क्यों नहीं चल पाई यहाँ, मतलब उत्तराखंड में? पहले तो काफी सीट ले आए थे शुरू 2002 में, कितने लाए थे? धर्म का है ना इन्फ्लुएंस, मैंने बताया धर्म का इन्फ्लुएंस जितना बीजेपी ने धर्म के नाम पे अच्छा वोट मिल जाता है। बाकी फिर दारू और मुर्गा जो आंकड़े में बढ़ता है, आधा नोज के पिलाई है और कमल ने पिलाया रम। यूकेडी का पैसा ही कहाँ है दारू पिलाने का। अच्छा, शराब क्या बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। उत्तराखंड में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हर जगह बहुत बड़ा मुद्दा है। सर चुनाव लड़ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, इतना महंगा हो गया है क्योंकि शराब महंगी होगी। दिल्ली में तो फिर भी शराब सस्ती है, मतलब उत्तराखंड में चाहिए तो 2-3-4 करोड़ रुपए चाहिए, आराम से ज़्यादा चाहिए। क्योंकि यहाँ शराब महंगी। चुनाव 10 करोड़ चाहिए, मेयर का चुनाव 10-15 करोड़। अगर आपको देहरादून का मेयर का चुनाव लड़ना है 10-15 करोड़ तो आपको चाहिए लड़ने के। ज़्यादा ही बल्कि, तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। हाँ, 10-15 करोड़ तो। रुड़की के वो विधायक नहीं, प्रदीप बत्रा, अपना होटल बेचा था उन्होंने एक टाइम पे। तो आप समझ लीजिए कितना महंगा है चुनाव लड़ना। हाँ, अरे बहुत। चलो बीजेपी, अब आप स्पोर्ट्स वगैरह क्या देख रहे हो? क्रिकेट वगैरह क्या देखते हो? मतलब वैसे तो सब देखते हैं स्पोर्ट, क्रिकेट देखते हैं बस। क्रिकेट देखते हैं तो आजकल क्या, मतलब मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। ऐसे आजकल T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें महिलाओं का हार गई इंडिया कल। हार गई फाइनल में? नहीं, सेमीफाइनल हारती इंडिया, फाइनल तो पहुंचती नहीं है। फाइनल पहुंचती नहीं है इंडिया। सेमीफाइनल में हार गई इंडिया। अच्छा, पर मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि महिला क्रिकेटरों को भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितना उनको मिलेगी पुरुष क्रिकेटर को। तो क्या ये सही है? क्या ये ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? होना तो चाहिए। क्या ये बराबरी है? देश के लिए खेल रहे दोनों। अच्छा, देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जो इनकम पुरुष क्रिकेटर लाता है, महिला क्रिकेटर उसके 1/10 लाती है ऑडियंस वाइज और वो सब। तो क्या उनको उसी हिसाब से सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्या? उसी हिसाब से अब
ये ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है, लोग आएंगे देखने। अच्छा। थोड़ा इतना कोई ज़्यादा वो मतलब सैलरी थोड़ा दे रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चेंज किया है, वो खाली जो मैच की फीस होती है वो दे रहे हैं, वो ज़्यादा होती भी नहीं है, और इनके मैच भी इतने नहीं होते। क्रिकेट का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मतलब अभी तक पूरे भारत में ही। हाँ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो बाकी स्पोर्ट्स की बुरी हालत है इंडिया में वो क्रिकेट की वजह से है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसे तो बाकी देशों में आप देखो ना, ब्राज़ील के अंदर क्रिकेट कौन खेलता है, कोई नहीं उसकी बुरी हालत फुटबॉल की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग हमारे देश लेकिन में, वो बाकी अपने फील्ड और ट्रैक्स में भी तो हमारे देश में हीरो वर्शिप चलती है ना। अच्छा। क्रिकेट में ऐसा कि एक आदमी हीरो बन जिता सकता है। हाँ, अच्छा। फुटबॉल में नहीं हो सकता। फुटबॉल में एक बंदा हीरो नहीं बन सकता। मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत कर सकता है। बहुत भयंकर कैलिबर का उसको होना पड़ेगा। 12-13 लोगों को हराना, मतलब 5-10 लोगों को हरा के गोल मारना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े कैलिबर का होना पड़ेगा। यहाँ ऐसा है कि एक आदमी पूरा कर सकता है, शुरू से लेके पूरा मैच। कोहली ने मैच जिता दिया। हाँ, तो फुटबॉल में ऐसा नहीं है, मतलब पूरा टीम। फुटबॉल में भी हो सकता है, वो बहुत 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 डिफिकल्ट है। हाँ, करते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा। यहाँ ऐसा है कि हीरो वर्शिप वाला चीज़ है ना इंडिया में। तो साउथ एशिया में आप देखो जितनी जगह सब क्रिकेट है, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी है। ब्रिटिश लोगों में तो खाली टाइम रहता था, वो खेल लेते थे। लेकिन ब्रिटेन में भी फुटबॉल खेला जाता है। हाँ, खेला जाता है, वो लेबर क्लास खेलती थी ना फुटबॉल। फुटबॉल ही मेन है वहाँ पे। हाँ, फुटबॉल, लेकिन क्रिकेट का भी बराबर है। क्रिकेट तो हमेशा नहीं फेमस है। हाँ, फुटबॉल मेन है वहाँ पे। क्रिकेट शुरू से ही वही रहा है, अपर क्लास का गेम रहा है। तो इंडिया में आके वो सब क्लास का हो गया। लेकिन उसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब वो समझ रहे हो आप, उसके लिए आपको बैट चाहिए, वो चाहिए, वो सब चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए। लेकिन फुटबॉल है तो गरीबों का गेम इसलिए बना क्योंकि भाई उसके लिए बस आपको फुटबॉल चाहिए, और वो एक फील्ड चाहिए, कहीं पे भी खेल लो, कहीं खेल लो। फैक्ट्री से निकले लोग तो थोड़ी देर फुटबॉल खेल लो। लेकिन क्रिकेट के लिए आपको एक बढ़िया पिच चाहिए, बढ़िया वो सब चाहिए। तो क्या ये मतलब क्या ये भारतीयों के अंदर ये हीन भावना का वो नहीं है, क्रिकेट को अपना लिया जिन ऐसे नहीं है, नहीं है। अच्छा, हर जगह अपना स्पोर्ट है कि हाँ अंग्रेज खेलते थे तो भाई यूएसए में बेसबॉल है। बेसबॉल का उत्पत्ति यूएसए में उनका अपना फुटबॉल है, जो हेलमेट में उनका अलग ही चलता है, उनका अलग है, वो अलग देश है, वो अलग दुनिया है। स्पोर्ट्स के मामले में अलग बाहर से। स्पोर्ट्स के मामले में मेरे को बहुत सही लगता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ही स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, मतलब पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, 2 करोड़। उत्तराखंड से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और एरिया उत्तराखंड से तो एरिया तो इंडिया से ही 4 गुना बड़ा है एरिया तो। और ज्यादा अंदर अंदर तो मरुस्थल ही है वो पूरा। हाँ, वो जेल थी ना पहले, ऑस्ट्रेलिया जेल थी पहले, मतलब ऐसा था कि जो गलत जो ब्रिटिश से गलत उनको भेज दो, अंडे चुराए किसी ने, उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दी। आजकल की हमारे पंजाब में भी चला रहे कि लोग अंडे की हमें भेज दो यार ऑस्ट्रेलिया। भाई जे भेज दो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पंजाब में इतना क्रेज क्यों है बाहर जाने के लिए? पंजाब में कुछ है ही नहीं ना। अब जब खालिस्तान करोगे तो खाली तो रहेगा, खालिस्तान हो गया। यहाँ पे भी ऑर्थोडॉक्सी आएगी, वहाँ पे लिबरलिज्म नहीं होगा, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स विचार होंगे, तो उन जगहों पे कभी खुले विचारों का होना, खुला विचार होना बहुत जरूरी है। खुला विचार अमेरिका का वाला है, खुले विचार है, दुनिया भर के लोग वहाँ जाके। जैसे आप इंग्लैंड को देखो, ऋषि सुनक बन गया पीएम, अपने देश में बन के दिखा दे कोई बाहर का आदमी है। डोनाल्ड ट्रम्प जी बन जाएंगे। या सोनिया गांधी को नहीं बने दिया इन्होंने। वो सुषमा स्वराज कह रही थी कि मैं अपने बाल मुंडवा के बैठूंगी रोज, अगर ये बन जाएंगी तो। ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा कहा था उन्होंने, बाल मुंडवाऊंगी मैं अपने। अच्छा, सोचिए, मतलब वहाँ फिर तो उनको बनना चाहिए, मतलब ऐसा वहाँ बाहर के देशों में बन जा रहे हैं, यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब बाहर के देशों में आपस के कल्चर में मिलने जुलने का काफी सीन है, लेकिन यहाँ की बहुत ही कम है कि मतलब वहाँ के खुले विचार है लोगों के, धर्म का भी इन्फ्लुएंस भी बहुत कम है। आप देखो कि इंग्लैंड में सर्वे भी होते हैं तो वहाँ कई लोग मतलब कोई रिलीजन नहीं मानते, कहते हैं हमारा कोई रिलीजन नहीं है। तो इसलिए वहाँ उनकी क्रिकेट टीम देख लो इंग्लैंड की, सारे बाहर के लोग हैं उसमें। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड गए, आपको मोइन अली इंडिया गए, ये सब चीज़ें ऐसी। तो इसलिए इन देशों में सही चीज़ रहती है। इंडिया में ऐसा है कि बहुत ऑर्थोडॉक्सी, तो पंजाब के अंदर ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा हो गई है। और कनाडा में बाकी पहले ही जा ही रखे हैं लोग। मैंने देखी थी एक वीडियो ना, तो सरदार जी अपनी अटलस चला रहे कनाडा में, अभी उन्हें कुर्ता, वही कुर्ते वाले पंजाब वाले कुर्ते में, वहाँ मिनी पंजाब बन गया है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी है। यहाँ इन देशों में पॉपुलेशन कमी है, इनको चाहिए लोग आए, ये रखते रहते हैं बस यहाँ से लोगों को। यहाँ तो अपने पास तो ऐसा है कि लोग ही लोग हैं हमारे पास, कहीं भी भेज दो। अरे हर जगह मिलते हैं इंडियन, तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। जल्दी आपको यूएसए में दिख जाएगा कि एक यूएस का इंडियन प्रेसिडेंट आ सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा जल्दी, न्यूजीलैंड में मिल जाएगा, हर जगह अपने ही लोग हैं। ठीक। अच्छा, जो बिहार ने वो कराया था कास्ट सेंसस कराने वाले थे, तो क्या था मतलब क्यों करा रहे थे वो कास्ट सेंसस, क्या मतलब है इसका? मतलब कास्ट सेंसस होगा ना, अभी 1931 के बाद नहीं हुआ अभी तक सेंसस। अच्छा, पहले अंग्रेज कराते थे पहले कौन सी कास्ट कितनी है। अच्छा, अंग्रेजों का तो कौन जात बा, उसी से चलता था घर, क्योंकि उनको बांटना था ना लोगों को।
तो अब क्यों करा रहे हैं नीतीश कुमार जी करा रहे थे? नीतीश कुमार जी करा रहे हैं। हाँ, क्यों करा रहे होंगे, मतलब क्या है? क्या करेंगे, उनको वोट चाहिए ना लोगों के, हाँ हाँ, तो उनको भड़काएंगे लोगों को कि देखो तुम्हारा दुश्मन कौन, ब्राह्मण। 15%। तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण, जैसे हिंदुओं को भड़काया है कुछ लोगों ने कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, हाँ हाँ तो वो एक हो गए, उन्होंने वोट दिया एक पार्टी को। हाँ हाँ, ऐसे ही मुसलमानों को भड़काया कि तुम्हें डरना चाहिए, कांग्रेस ने, हमें वोट दो, हम तुम्हें बचाएंगे। करना कुछ नहीं किसी ने, हाँ, सेवियर ऑफ मुस्लिम। बस उसी तरह से कास्ट को भड़काएंगे कि भाई ये है, ये ज़्यादा हो रहे हैं, तुम्हारा रिजर्वेशन देंगे हम तुमको, अच्छा, वैसे अंग्रेजों वाली है, 50% रिजर्वेशन करेंगे हम, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ा के 50% करेंगे, ये बोल रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है कि मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, मराठा कह रहे हैं हम ओबीसी, जाट कह रहे हैं हम ओबीसी, जाट ने ट्रेन उखाड़ दी, पटेल कह रहे हैं हम ओबीसी, मतलब दो नहीं तो हम ठोक देंगे बस। अब जो पार्टी पावर में उसको देना पड़ेगा, उसके पास क्या है। अच्छा, ये बीजेपी मतलब पश्चिम बंगाल फतह क्यों नहीं करवा रही, पूरी इंडिया तो कर ही दे रही है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट का भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा, हाँ, कम्युनिस्ट इसलिए वहाँ पे खुले विचारधारा के लोग तो हैं, विचारधारा के लोग हैं, और फिर इस्लामिक भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मुसलमान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो वोट देना नहीं होंगे बीजेपी। पर बीजेपी ने बहुत मेहनत करी है, मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी दिखा देती है आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो जीवन में। हाँ। 3 सीट से वो 77 सीट पे पहुंच गई। कहाँ? पश्चिम बंगाल में 77 सीट लाई थी इस हाँ। बार? अच्छा, तो मतलब अगली बार कुछ चांस, अगली बार चांस, मतलब 3 सीट थी उनकी पिछले 2016 में विधानसभा चुनाव में, और 17 सीट आई थी उनकी, 17-18 सीट के करीब लोकसभा चुनाव में 2019 के। 2 साल में उन्होंने इतना प्रोग्रेस करी, तो ये दिखाते हैं कि वो बहुत मेहनती पार्टी है बीजेपी। बाकी आइडियोलॉजी तो अलग चीज़ है, वो तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन बीजेपी ने मेहनत ही बहुत करी है हर जगह। यूपी में आप देखो, गुजरात में देखो आप, 155 सीटें लेके आई है, 180। तो गुजरात में भी मेरे को लग नहीं रहा है कि 1 आध साल तक एक दो टर्म और जीतेगी। गुजरात में काम भी किया नहीं इन्होंने। अब बुलेट ट्रेन आ रही है गुजरात में, बुलेट ट्रेन की मैं वीडियोस देख रहा था कि काय से टकरा के बुलेट ट्रेन टूट गई है। और टकरा भी तो तुम्हारे नेशनल एनिमल से रही है, वंदे भारत हमारे है। आरएसएस के नेशनल एनिमल से। वो वंदे भारत वाली ट्रेन। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन थी वो। अच्छा, गुजरात में अगर आपके गुजरात है, आपके पास इतना पैसा है, पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हो कहीं भी। गुजरात में पैसा ही पैसा है ना। देखिए अडानी है गुजरात से, अंबानी है गुजरात से। गुजरात में मेहनती लोग हैं, मतलब बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो इसलिए वहाँ पे आप ये सरकारी नौकरी के लिए लोग तैयारी नहीं करते वहाँ। किस समूह की तैयारी करनी है वहाँ, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग नहीं है वहाँ पे। हाँ, वो कोई मतलब नहीं है, क्यों करेंगे तैयारी, बिजनेस करेंगे अपना बढ़िया। लेकिन अपने यहाँ मेंटेलिटी ऐसी है कि कुछ है ही नहीं करने को, तो समूह की तैयारी कर लो। बिजनेस माइंड भी नहीं है ना उत्तराखंड में, कुछ नहीं है बिजनेस में यहाँ पे। अब बिजनेस रहा नहीं ना पहले से, ऑर्थोडॉक्सी है ना यहाँ पे भी। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी। और तुम्हें कुमाऊनी बनना है तो तुम कुमाऊं में क्यों इंडिया का मैच देख रहे हो? फिर जाके कुमाऊं में रहो ना अपने। क्यों बाहर के कपड़े पहन रहे हो? क्यों अमेरिका की चीज़ें यूज़ कर रहे हो? क्यों केबल टीवी देख रहे हो? कुमाऊं में रहो अपने, वहाँ पे बैठ के। गढ़वाल में रहो, पौड़ी में बैठो, वहीं पढ़ो। बाहर क्यों जा रहे हो पढ़ने के लिए? तुमको कुमाऊं गढ़वाल करना है। गढ़वाल कुमाऊं की तो शुरू बहुत पहले से राइवलरी रही है, मतलब यहाँ अलग, हमारा पवार राजवंश अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। अब वो राजवंश खत्म हो गया, अब तुम आज भी राजवंशों में बैठे हो। कुमाऊं में तो फेस्टिवल भी मनाया जाता है कि जहाँ गढ़वालियों को गाली देते हैं एक दिन। पता नहीं कुछ वो बनाते हैं, पुतला बना के चलाते हैं, पुतला बना के चलाते खीरा खाते हैं उसमें आपस में, मतलब कि एक दूसरे का चलता रहता था। बहुत भयंकर राइवलरी है ना। तो आपको मतलब उत्तराखंड का पढ़ा है अपने इतिहास? थोड़ा पढ़ा था मैंने। अब आपको सबसे भयंकर राजा कौन से लगते हैं उसमें? भयंकर राजा कौन था जिसने एक खुरबुड़ा वाला कौन सा युद्ध था? खुरबुड़ा, प्रद्युमन शाह। हाँ, जो अंग्रेजों से गोरखाओं का राजा जब इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। बाकी चंद्रवंश के राजा भी अच्छे थे, जो कुमाऊं में जितने चंद्रवंशी राजा थे। वहाँ हर्षदेव ओली का कैरेक्टर मेरे को बहुत भयंकर है। कत्यूरी वंश से बाहर से आए थे, बहुत पहले। कत्यूरी वंश के आखिरी उससे शादी करी थी। अच्छा, बाहर से आगे इलाहाबाद के आसपास के इलाके से आगे बाहर के, तो चंद्रवंश शुरू किया था इन्होंने। अब देखो ये भी तो बाहर से आए। अब हम आज कह रहे बाहर आ रहा आदमी नहीं आएगा, ये कौन? ये यहाँ अंदर से आए सब लोग, ये तो बाहर से आके यहाँ बसे हैं। नहीं, उत्तराखंड में भी थ्योरी है कि उत्तराखंड में जो अपर कास्ट जो इतने सारे बाहर से आए। मूल निवासी यहाँ का SC ST है। हो सकता है, हो सकता है। कौन आदमी यहाँ अंदर गया? आप बताओ। सब तो बाहर से आए हैं। जब यहाँ का चंद्रवंश बाहर से आया, अब तुम कह रहे हो कि बाहर से नहीं आएगा कोई आदमी। अब तो सब लोग आएंगे, अब तो दिल्ली देहरादून रूट बन रहा है, सब एक्सेसिबल हो गया ना, तो अब लोग आएंगे। पर एक शिफ्ट हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे देहरादून और हरिद्वार है, ये ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। बाकी उत्तराखंड अलग थलग पड़ जाएगा। अब डेमोग्राफी में भी चेंज आएगा, अभी परिसीमन में अभी पहाड़ की सीटें कम होने वाली। कमी हो नहीं है, आप पहाड़ आपको रहना है देहरादून में, घर बना के। आपको चाहिए सारी सुविधाएं, आपको चाहिए शहर की जिंदगी, और आपको चाहिए पहाड़ में सीटें हो। कैसे हो जाएंगी सीटें? नहीं हो पाएंगी। आप पहाड़ में रहो ना बैठ के। पर फिर बात याद है कि पहाड़ में क्यों रहेगा? क्यों रहेगा आदमी? क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। क्या कमाएगा, क्या खाएगा? 2 चीजें ना, हम कहते हैं कि पहाड़ी की नौकरी जा रही है। अब सरकार क्या करे, या तो वो रिजर्वेशन लगा दे
या तो वो बाहर वालों को आना बंद करा दे। दूसरा तरीका ये है कि अपने लोगों को शिक्षा दे, आपको उसको एजुकेट करे कि उसको भाई स्किल इंक्रीज करे कि वो हर नौकरी वही ले, लेकिन वो नहीं करेगी वो, क्योंकि उसको तो दारू बांटनी है। हिमाचल से सीखना चाहिए हमें। हाँ, हिमाचल सीखना चाहिए हमें, दारू बांटनी है उसे अपने गुरुओं को पैसा देना है, दारू पीडब्ल्यूडी के ठेके बांटने हैं। तो वो जो पैसा उसको शिक्षा में इस्तेमाल करना था वो तो अपने पीडब्ल्यूडी के ठेकों में इस्तेमाल कर गई ना। ये चक्कर हो जाता है, इसीलिए हम लगातार पीछे हो रहे हैं। हम लोग पूरे सेंटर की यही बिहार वाला हालत हुई। बिहार में रंगदारी टैक्स चला, रंगदारी टैक्स शुरू किया वहाँ पे, उसको एक पूरा बिजनेस बना दिया उन्होंने रंगदारी टैक्स को। अच्छा, आजकल फिर शुरू हो गया वो, फिर शुरू हो गया आजकल। 1990 से चल रहा है वो फिर शुरू हो गया आजकल। जाति के नाम पे वही किया रंगदारी टैक्स। तमिलनाडु में क्या हुआ, ब्राह्मणों को बाहर निकाला गया द्राविडियन मूवमेंट के नाम। जहां पर भी ऑर्थोडॉक्सी आएगी, जहां पर भी आइडियोलॉजी आएगी, बर्बादी होगी वहां पे। तमिलनाडु का पूरा क्रीम जो थी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, पूरी भाग गई बाहर। अभी आप देखो ये जितने तमिल ब्राह्मण हैं सारे आ गए। निर्मला सीतारमण है, जयशंकर हो गए, बाकी जितने लोग हैं, पर उनको भगा दिया गया वहां से। घर में घुस के उनको उनके जनेऊ काटे, उनकी चुटिया काट के ऐसे बोरा भर के ले आते। ये कब हुआ था? ये पेरियार के टाइम पे? पेरियार के बाद हुआ। पेरियार ने तो सीधे ओपनली कहा है कि ब्राह्मणों को मारो। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों कहते थे वो? मतलब कि उनको क्यों लगता था कि वही चीज़ है ना, वही रेवोल्यूशन वाली चीज़ है। क्रांति करनी है, मतलब क्रांति करनी तो आपको जो क्लास है जिसने बुरा किया उसको करना है। अब ब्राह्मणों ने जो किया है हिस्टोरिकली, हर प्रीस्टली क्लास ने वो किया है दुनिया भर में। और बोलते हैं कि हर जगह क्रांति हुई, लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई है। बस भारत में संक्रांति होती है मकर संक्रांति भारत में क्रांति नहीं आ पाई। मतलब जो कम्युनिस्टों का एक और चीज होती है कि पहले ही क्या करते हैं, जैसे चाइना में इन्होंने किया, जब तक फॉरेन रूल है तब तक राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करो, और जैसे ही वो चले जाए उसके बाद क्रांति ले आओ, सिविल वार कर दो उसके बाद। तो ये माओ ने किया वहाँ पे। माओ का है सिर्फ वायलेंस यूज करना है, गोली से ठोकना है, कोई मतलब नहीं। माओ ने एक कल्चरल रेवोल्यूशन लाया था, माओ 1967 में। अच्छा। उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोल रहा है मुझे बोल दो। 100 फ्लावर्स कैंपेन था उसका, लेट 100 मतलब फ्लावर्स ऑफ थॉट जो है वो उनको ब्लूम करने दो। जिसने उसको बोला उसने उनको मरवा दिया। अच्छा, तो इस तरह से वो मतलब वायलेंस का पूरा वो करता है। इसलिए चाइना बहुत वायलेंट है। आप देखोगे बॉर्डर के ऊपर वो उनके देश में वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वायलेंट रहेंगे हमेशा। अगर हम ये 1985 में कहाँ किसको उड़ा दिया था वो, तेंजिंग स्क्वायर पे। हाँ, कौन सा स्क्वायर था, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन टैंक से स्टूडेंट्स को उड़वा दिया था। वो वायलेंस उसकी सोसाइटी में, कम्युनिस्ट पार्टी का मेन इशू ही वायलेंस है। आप अभी कोरोना के टाइम पे देखो, जीरो कोविड पॉलिसी थी उनकी, घर में घुस के उन्होंने निकाली चीजें। तो ये सब चीजें ना, चाइना बहुत वायलेंट सोसाइटी है। अगर हमें ये लगेगा ना जैसे नेहरू की फिलॉसफी गलत थी, बहुत गलत है वो, मतलब शेर के आगे जाके बीन बजाने वाली चीज है कि ये मान जाएगा मेरी बात, मैं इसको फूल दूंगा, ये मुझे हाथ में लाएगा। हाँ। ऐसा होना नहीं है। नेहरू तो अपने ग्लोबल विलेज वाले थे, वो तो 1960 इंसान अच्छे थे, वो हैं, इंसान अच्छे थे। हाँ, बढ़िया। मतलब लेकिन उन्होंने वो चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी ना, अनटचेबिलिटी, दूसरों से लड़ाई, वो सब। मतलब वो अपने थॉट्स में जी रहे थे कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत ऐसा करूंगा तो दुनिया में। उनका कहते हैं कि उनका सपना टूटा था 1962 में, जब चाइना ने आक्रमण किया। 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। उनको समझ आया ना दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत कम्युनिटी टाइप की दुनिया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में अगर क्रांति होती तो क्या अलग होता है उसका के टाइम पे? क्रांति होती तो लैंड रिफॉर्म आते पहले, तो लैंड रिफॉर्म नहीं है। आप देखो इतने देहरादून में देखो, अब ये जो बड़े बड़े खेतों पे कब्जा करके बैठे हैं लोग। कौन कब्जा करके बैठे? जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो कहते हैं हमारे बाप दादाओं की। किसके बाप दादा की क्या जमीन, हमें क्या पता किसके बाप ने क्या किया। अच्छा, ये लैंडलॉर्ड क्लास है ना, लैंडलॉर्ड क्लास जिसके पास जमीन है। यहाँ बालावाला में आप बैठे हो, अभी कितनी जमीनें आप देखो ना अंदर जाके, खेत किसके हैं, करोड़ों का बीघा है। ये जो बीघा है, इसी की वजह से लैंड की कीमत बढ़ रही है, इसी की वजह से कैपिटलिस्ट को इसका किराया देना पड़ता है, फिर वो वर्कर को कम पैसा देता है। अच्छा, अभी लैंड रिफॉर्म बंगाल में लागू हुए, केरला में लागू हुए। आज केरला में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी इतने साल तक, उन्होंने लागू किए, वहाँ पे वर्कर्स की स्थिति ठीक है। अच्छा, तो उत्तराखंड में भी लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है, भू कानून के रूप में। भू कानून की बात की जा रही है, तो क्या ये तो अलग है उससे कि लैंड रिफॉर्म से? भू कानून नहीं, भू कानून तो बल्कि पीछे आने वाली चीज है। और अच्छा, कि हम बार लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि ओपन करो लैंड को, किसी चंगुल में रहना लैंड, आम आदमी पे जाए। भू कानून आया तो ऐसा है कि ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। अभी देहरादून में आप चले जाओ, दुधली में, हाँ, वहाँ पे भी 1 बीघा जमीन 1 करोड़ की है। हाँ, मैं गया था अभी कुछ दिनों पहले। वो तो खाले के ऊपर बना रहे हैं, वो पुस्ता दे के सीधे। इतनी क्या महंगी जमीन है, इतनी महंगी जमीन क्यों हो गई? क्योंकि डिमांड है ना, डिमांड और होगी, और लोगों ने अपने पास दबा के रखी है। अगर यही जमीन ओपन हो जाए, फ्री हो जाए, तो ये सस्ती हो जाएगी अपने आप। हाँ, फिर सरकार भी सस्ती हाउसिंग योजना और वो सब कर सकती है। आज के टाइम में तो सबसे बड़ा चुनौती वही आदमी घर लेना। हाँ, इसमें ब्लैक मनी का भी काफी रोल रहता है। मैंने ब्लैक मनी इसी में लगता है ना सारा। वो महंगा होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट रेट वाली संपत्ति हो गई, हाँ, और पड़ी हुई कहीं पे।
कोई 10,000 की ज़मीन है, हाँ, ठीक है, आम 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है मान, हाँ, आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हाँ, ब्लैक वाला बोल रहा है कोई नहीं भाई 15 ले लो, लेकिन मेरे से ले लो, कैश में ले लो। हाँ। अब मार्केट रेट हो गया उसका 15, ऐसे धीरे धीरे 5 साल बाद 20 भी हो जाएगा। एक और लैंड रिफॉर्म कई जगह पे आए थे, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब अपने जैसे बीवी के नाम कर दी, बच्चे के नाम कर दी, इसके नाम कर, ऐसे करके इन्होंने बचा ली ज़मीनें। आपके नाम पे भी है क्या? इस तरह से मतलब ज़मीनें, इस तरह से पैसे का मतलब ज़मीन के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है अपने देश में। हाँ, जमीन, अरे जमीन ही सब कुछ है इंडिया। मतलब भू कानून से ऐसा कुछ नहीं, भू कानून का ऐसा है कि बाहर वाले ना पाए, सिर्फ वही ज़मीन खरीद पाए जो यहाँ का है। वो भी एक सही तरीका है कि मतलब शोषण ना हो लोगों का। क्योंकि हिमाचल में तो ऑलरेडी, हिमाचल में है वहाँ, उसके लिए एक बार, अब वो ये ना नेताओं को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक उनका नेक्सस चल रहा है, जिस तरह का चल रहा है, आपको पता है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा का भी इनएक्टिव है यहाँ की युवा राजनीति, बहुत इनएक्टिव है। यहाँ के युवाओं को दारू मुर्गा चाहिए, करो खत्म भाई। विधायक जी और वो सब, विधायक जी के साथ 2 पल वाली फोटो डाल दे दिए, भाई खुद का भी तो कुछ करो। विधायक जी की सारा, विधायक जी की पीठ खुजाई आज जाके। तो मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे जो होंगे जो भी नेता, मेरे को बॉबी पवार दिखाई दे रहे हैं। बॉबी पार कर सकते हैं अगर बॉबी पार को ढंग से थोड़ा फंडिंग मिले, पर उनके उन पर थोड़ा सा, क्योंकि अब तो उनको जेल हो चुकी है, तो अब कुछ उनका फ्यूचर तो है नहीं कहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ तो नहीं हो सकती है उनकी। अब उनको इसी अब वो क्रांतिकारी बन चुके हैं, क्रांतिकारी बननी पड़ेगा, उनका अमर हो चुके हैं वो, क्रांति उनको लानी पड़ेगी। चलो तब हो गया होगा। इसके बाद आपको कुछ और? नहीं कुछ नहीं है? नहीं आप कुछ और कोई बोलना चाह रहे हो? करते हैं फिर खत्म। नहीं, चलो ठीक है।